कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाला है। टॉपिक है एग्जाम्शन। चलिए दोस्तों, पहला मैं क्वेश्चन जो लेने वाला हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑन हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर ये डिस्कशन करने के पहले हम यहाँ पे एक बार पूरा इससे रिलेटेड चार्ट रिवाइज कर लेते हैं। चार्ट बुक आपके सामने रखिएगा, तो ये हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। हेल्थ केयर अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या पैरामेडिक्स ने दिया तो एग्जम्प्ट रहेगा क्लॉज ए में। क्लॉज बी में जो है यह एम्बुलेंस सर्विस अगर यहाँ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट देता है तो एग्जम्प्ट है, एम्बुलेंस सर्विस बाय प्राइवेट ट्रस्ट वगैरह देता है तो वो भी एग्जम्पशन में रहेगा। हेल्थ केयर में तीन चीजें आती है और ये जो है व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट इंक्लूड्स एंड व्हाट डज नॉट इंक्लूड। जो हेल्थ केयर में आएगा और ये तीन लोग देंगे वही एग्जम्प्ट रहेगा। पहला मीन्स डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर फॉर इलनेस इंजुरी प्रेगनेंसी एब्नॉर्मिटी एंड डिफॉर्मिटी। अगर इसके ऊपर ओके डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर किया होगा यानी DTC डबल आई पैड इस तरह से शॉर्ट मैंने आपको दिया था इन रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो वो हेल्थ केयर माना जाएगा, एग्जम्प्ट रहेगा। अगर एम्बुलेंस सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड होती है बाय दिस थ्री तो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, ओके ध्यान से सुनिएगा, प्लास्टिक सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट एक्सेप्ट अगर वो प्लास्टिक सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट जो है एनाटॉमिक फंक्शन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या कॉन्जेंटल डिफेक्ट या डेवलपमेंट एब्नॉर्मलिटीज इंजरी ट्रॉमा होगा और उसको रिस्टोर करने के लिए होगा तो वो केस में एग्जाम्पशन दिया जाएगा। अदरवाइज प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है जो लास्ट टाइम की एक अमेंडमेंट थी, रेंटिंग ऑफ रूम बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी हॉस्पिटल्स अपने हॉस्पिटल में रूम रेंट पे देते हैं और रूम रेंट अगर 5,000 या कम उससे होगा पर डे तो एग्जम्प्ट रहेगा, और 5,000 से ज़्यादा होगा तो फिर वो रूम स्पेशली रूम रेंट टैक्सेबल होगा। लेकिन ICU, ICCU या NICU का रेंट होगा इवन दो 5,000 के ऊपर हो तो वो एग्जम्प्ट रहेगा, पर नॉर्मल रूम क्या टैक्सेबल होगी। यस, याद आ रहा है आप सभी को? यस और नो बोलिए फटाफट, याद आ रहा है? और हेल्थ केयर में हमने ये देखा था कि हॉस्पिटल में रिटेंशन मनी जो हॉस्पिटल रखता है वो भी एग्जाम्पशन रहेगा। ओके, कैंटीन की अगर हम स्पेशली बात करें तो एडमिटेड पेशेंट्स को कैंटीन, प्राइवेट कैंटीन ने सर्विस दिया तो एग्जाम्प्ट रहेगा। ओके, नॉन एडमिटेड पेशेंट को दिया तो टैक्सेबल रहेगा और विजिटर को दिया तो कैंटीन ने सर्विस टैक्स। ओके, तो वो कैंटीन इफ रन बाय हॉस्पिटल, अगर प्राइवेट कैंटीन होगी तो पूरा ही टैक्सेबल होगा, रन बाय हॉस्पिटल होगा और एडमिटेड पेशेंट को दिया तो सिचुएशन एग्जाम्प्ट रहेगा। चलिए दोस्त, ओके इसके बेस पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आयुष्मान मेडिकल सेंटर अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज। अब इसमें यहाँ पे रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट सच थेरेपी इज नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, खुद ही उन्होंने बोल दिया नॉट रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन एज पर सेक्शन 2H। हमने क्या देखा था, हेल्थ केयर में वही आएगा जो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है। अगर वो नॉन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है और उसका कलेक्शन होगा तो ये टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है, दूसरा ओके यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी, वन ऑफ सर्जरी वॉज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, कंसिडरेशन ₹1,00,000 वॉज चार्ज। 20 लाख में से यहाँ पे क्या होगा, ओके जहाँ तक बात 1 लाख की है तो 1 लाख एग्जाम्प्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि टू रिस्टोर द कॉन्जेंटल डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटीज वगैरह, और बाकी 19 लाख जो रहेगा वो 19 लाख पे प्लास्टिक सर्जरी का टैक्सेबल होगा। नाउ नेक्स्ट, एयर एम्बुलेंस सर्विस टू ट्रांसपोर्ट क्रिटिकली इल पेशेंट्स फ्रॉम डिस्टेंस लोकेशन टू आयुष्मान मेडिकल सेंटर। अब मैं आपको ये बता दूं, ओके इन्होंने कोई रोड एम्बुलेंस नहीं बोला, इन्होंने बोला एम्बुलेंस सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और बाय एनी प्राइवेट अथॉरिटी। तो वो एयर एम्बुलेंस हो या कोई भी हो, तो वो सिचुएशन में बेटा यहाँ पे एयर एम्बुलेंस सर्विस होगा तो ये एयर एम्बुलेंस सर्विस यहाँ पे एग्जम्प्ट रहेगा। आई होप आपको समझ रहा है। यस और नो बताइए फटाफट, समझ रहा है ना बेटा? मेरे साथ कर लो, बड़ा मजा आएगा आपको। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये जहां तक देखा जाए एयर एम्बुलेंस सर्विस एग्जम्प्ट रहेगा। अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ आयुर्वेदा, दिस थेरेपी इज रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। आयुर्वेदा रिकॉग्नाइज है, एग्जम्प्ट है।
अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट है बाय वे ऑफ योगा। अब देखो वो क्या कहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई और मेडिकल ट्रीटमेंट जो दिया गया, योगा भी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। योगा, ध्यान सुनना, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है और ये वाला पार्ट थोड़ा समझ लो। योगा वाला, अगर जस्ट योगा ट्रीटमेंट दी जा रही है फॉर वेल बींग, ओके, मतलब जस्ट ठीक ठाक रहने के लिए योगा डेली ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट होगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो ट्रीटमेंट होगी, ओके, तो वो सिचुएशन में वो एग्जाम्प्ट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम जस्ट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर होगा तो एग्जाम्प्ट है। ओके, तो यहाँ योगा से अगर ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो वो सिचुएशन में ये भी एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है। रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल थेरेपी सर्विस टू मिस्टर तुषार हु नीडेड रिहेबिलिटेशन टू लर्न हाउ टू वॉक अगेन आफ्टर कार एक्सीडेंट। अब देखो कार एक्सीडेंट यहाँ पे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल ने दिया तो आपको याद होगा, तो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल ने अगर थेरेपी दिया, ओके, तो वो केस में उसको भी एग्जम्पशन दिया गया है। ओके, मॉर्चुरी सर्विस तो नॉन टैक्सेबल है, ये मॉर्चुरी सर्विस शेड्यूल 3 के हिसाब से नॉन टैक्सेबल है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस ये टैक्सेबल होगा अगर आपको याद होगा तो। आईसीयू सर्विसेज 5 लाख का है। अब मैं थोड़ा आपका ध्यान लाना चाहूंगा, अभी अभी एक क्लैरिफिकेशन आया, और वो अगर आपका रेंट, सुनिएगा, अगर आपका रूम रेंट 5,000 या उससे कम होगा तो एग्जाम पर डे, अगर 5,000 से ज्यादा होगा तो वो केस में टैक्सेबल। लेकिन आईसीयू का रूम रेंट लिया होगा तो क्यों ना 5,000 से ज्यादा है, वो एग्जाम ही रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे वो पर डे उन्होंने नहीं दिया है, पर आईसीयू दिया है। अब मैं आपको कह दूं कि आईसीयू पर डे दिया हो या ना दिया हो, क्योंकि वो 5,000 से कम हो या 5,000 से ज्यादा हो, वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट रहेगा। तो ये सर्विस कंप्लीटली एग्जम्प्ट रहेगी, ये केयर में आती है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स बाय कॉर्ड ब्लड बैंक, ओके, ऑपरेटेड बाय आयुष्मान मेडिकल सेंटर। कुछ एग्जम्पशंस जो है यहाँ पे रिमूव हुए हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि जैसे लास्ट टाइम बहुत सारे एग्जम्पशन रिमूव हो गए, और इस बार की अमेंडमेंट्स, जैसे आप चार्ट रिवीजन देख ही रहे हो, अमेंडमेंट्स जरूर देखिएगा। इस बार जस्ट क्लैरिफिकेशंस कुछ आए हैं, ओके, तो वो सारे जरूर देखिएगा। तो लास्ट टाइम ही, ओके, स्टेम सेल्स का प्रिजर्वेशन होगा तो वो केस में ये टैक्सेबल करवा दिया है, इसको एग्जम्पशन नहीं है। और आप सिर्फ देखो मत, जवाब दो, एग्जाम टैक्सेबल, ईटी टाइप करो, मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ। चलिए, उसके बाद में आयुष्मान मेडिकल सेंटर इज ऑफ व्यू दैट सिंस इट इज अ लीगल एस्टेब्लिशमेंट, all service provided by it as well as all services provided to it are exempt from payment of GST। भाई ये हॉस्पिटल को ऐसा लगता है कि हम कोई भी सर्विसेज देंगे तो एग्जम्प्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, जो हेल्थ केयर में आती है वही एग्जम्प्ट रहेगा, और वो ये सोचते हैं कि ये जो भी सर्विसेज लेंगे एग्जम्प्ट है, नहीं, वो भी नहीं है। ओके, ये सारी ये जो सर्विसेज लेते हैं वो तो मोस्ट ऑफ द सर्विसेज टैक्सेबल ही, मतलब मोस्ट ऑफ क्या, सारी सर्विसेज टैक्सेबल है जो, और देते हैं तो देते में भी जो हेल्थ केयर में आएगा वो एग्जम्प्ट रहेगा। It also avail ambulance service from Lifesaver. The ambulance service provider transport critically ill patient from various location to hospital। और बीच में अगर कैमरा बंद हो गया तो डोंट वरी बेटा, थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, तो वो ठीक हो जाएगा। It also ambulance various location to hospital। Examine Lifesaver would be charging any GST from Ayushman Medical Center on service provided by them। नहीं, एम्बुलेंस सर्विस अगर प्राइवेट पर्सन भी देता है तो एग्जाम्प्ट है। You are required to examine the situation, also compute value of taxable supply and GST liability of Ayushman Medical Center, if any, in the light of relevant GST provision। All the service provided by Ayushman Medical Centers are intrastate supplies, assume the rate of GST, etc., etc। अब देखो बेटा, पहली बात तो अब सॉल्व करते वक्त ख्याल ख्याल रखना, पहले आंसर देखो मेरे साथ, ये आंसर्स देखो, ये ऐसा क्यों लिखा गया, ये ऐसा क्यों, और मैंने अब अपने आप को पूछो कि अगर एग्जाम में आया तो मैं क्या क्या, ओके, यहाँ पे पॉइंट्स कवर करूंगा। सबसे पहले तो ये जो पैरा है यहाँ पे, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स पे ध्यान लाने की कोशिश की है, और वो ये कि पहला जो सवाल, टेबल तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पर ये जो है कि आयुष्मान मेडिकल सेंटर ने कहा कि ऑल सर्विस प्रोवाइडेड टू इट आर आल्सो एग्जाम्प्ट इज नॉट करेक्ट इन लॉ। इसके आंसर पे आपको मार्क्स दिए कि उनको जो सर्विसेज जो है, सारी सर्विसेज प्रोवाइड होगी, वो सारी एग्जाम्प्ट है, करेक्ट नहीं है। Exemption is available to healthcare service provided by clinical establishment and not to service provided to clinical establishment. However, such service must be provided in recognized system of medicine। Ambulance service provided by entity is not a clinical establishment authorized medical practice also exempt under GST। तो इन शॉर्ट आप अपने आप को ये समझाओ यहाँ पे कि, यस, 2 मिनट बेटा,
तो आप अपने आप को ये समझाओ कि मुझे क्या लिखना है। पहले तो उन्होंने जो 2 सवाल नीचे पूछे थे, उसके आंसर आप टेबल के नीचे भी दे सकते हो, टेबल के पहले भी दे सकते हो। जैसे आंसर में मैंने टेबल के पहले दे दिया, पर आप ऐसा भी कर सकते हो कंपटीशन ऑफ जीएसटी, और जीएसटी कंपटीशन के बाद आप इसके आंसर दे सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर क्या हमने वो हेल्थ केयर का पूरा डेफिनेशन लिखना चाहिए क्या? नहीं, वो डेफिनेशन आपने अवॉइड किया तो भी चलेगा, उसमें टाइम आपका ज़्यादा जाएगा, हाँ। लेकिन यहाँ पे आपका टेबल का ये जो कंपटीशन ऑफ जीएसटी है, इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा? ओके, तो इसका फॉर्मेट में आप ध्यान दीजिएगा। ओके, आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, क्या टैक्सेबल है, क्या एग्जम्प्ट है, और फिर सीजीएसटी या जीएसटी निकालना है। बेस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का, आप रिमार्क में लिखिएगा, और रिमार्क में सब पॉइंट्स आपके प्रॉपर आने चाहिए। तो जस्ट इसको रीड मत करना, अपने आप को एक्सप्लेन करना, शॉर्ट में लिख के देखना कि मैं रिमार्क में क्या क्या लिखूंगा। जैसे हमने, हाँ, क्या टैक्सेबल है, क्या एग्जम्प्ट है, वो तो बहुत ईजी था, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ रिमार्क हमने क्या देने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो रिमार्क रहेंगे, ओके, जैसे हेल्थ केयर की डेफिनेशन में कौन से स्पेसिफिक पार्ट को आपको कवर करना है, ओके, कौन से पार्ट को इंक्लूड करना है, ये सब रिमार्क अच्छे से पढ़े और एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लिखे। प्रॉब्लम इजी था, तो हेल्थ केयर सेक्टर का एक क्वेश्चन हमने यहाँ कंसीडर किया। चलो, समझ में आया बेटा? यस और नो? यस समझ में आएगा तो वाई टाइप करो, चलो फटाफट। चलिए, सर्वश्याम चैरिटेबल ट्रस्ट, a trust registered under section 12AB of the Income Tax Act 1961, provide the following information relating to supply of services for the month of August। ठीक है, अब ये पढ़ने के पहले मैं थोड़ा आपको रिवाइज कर देता हूँ। अगर सर्विस यहाँ पे रेंटिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस होगी, यूज फॉर जनरल पब्लिक, ओन एंड मैनेज बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट, जो ये सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो एग्जम्पशन क्या है? रूम रेंट होगा तो 1,000 के नीचे, लेस देन 1,000 एग्जम्प्ट रहेगा रूम रेंट। 1,000 या उसके ऊपर होगा तो टैक्सेबल। सॉरी। दूसरा, यहाँ पे कम्युनिटी हॉल, प्रीमाइसेस, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया वगैरह दिया तो 10,000 के नीचे पर डे होगा, ध्यान रहे पर डे की हम बात कर रहे हैं, तो एग्जम्प्ट रहेगा, अदरवाइज टैक्सेबल रहेगा, लेस दैट। और शॉप या अदर स्पेस दिया तो मंथली, मंथली अगर आपका 10,000 से नीचे होगा तो एग्जम्प्ट रहेगा। एक ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में करके जाना, एग्जाम में आ सकता है। सर्वश्याम चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, अच्छी बात है। रजिस्टर अंडर सेक्शन 12 ए बी, चलो ए बी अलाउड है, ओके। 12 रजिस्टर अंडर सेक्शन 12 ए बी, अगर आपको एग्जामिशन याद होगा तो वो ट्रस्ट होनी चाहिए, और रजिस्टर अंडर सेक्शन 12 ए बी में होना चाहिए, दोनों भी पॉइंट्स कवर हो गए, ठीक है। प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ इट्स सर्विस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेसिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये तो एग्जाम्प्ट है बेटा। अगर आप कोई भी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंस के लिए देते हो और अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हो, ये तो एग्जाम्प्ट ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे पहला वाला तो एग्जाम्प्ट, ठीक है। उसके बाद में रेंटिंग ऑफ रूम फॉर पिलग्रिमेज, चार्जेस पर डे 1200, रूम दिया जिसके चार्जेस पर डे 1200 से नीचे, पर डे 1200 है। अब एग्जाम्शन का कितना बेटा, ये बताओ टैक्सेबल होगा कि एग्जाम्प्ट होगा? रूम रेंट पे देना टैक्सेबल होगा कि एग्जाम्प्ट होगा, बताइए। तो अगर आपको याद होगा तो रेंटिंग ऑफ रूम होगा, और वो 1,000 रुपए से नीचे होगा तो एग्जाम्प्ट है, 1200 होगा तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है, ओके, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। उसके बाद में रेंटिंग ऑफ रूम फॉर डीओटी, चार्जेस 750, ये एग्जाम्प्ट है क्योंकि 1,000 से नीचे है। रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम, चार्जेस पर डे 15,000, टोटल कलेक्शन 12 lakhs, तो ये 10,000 के ऊपर है, इसलिए ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल एंड ओपन स्पेस, चार्जेस पर डे 7,500, टोटल कलेक्शन 10,75,000, 10,000 से अगर कम होगा तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा, तो ये सिचुएशन में बेटा ये एग्जाम्प्ट रहेगा। रेंटिंग ऑफ शॉप फॉर बिजनेस, चार्जेस पर मंथ 9,500, शॉप अगर पर मंथ 10,000 से नीचे होगा तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा।
अगर शॉप 10,000 से ज़्यादा है तो ये टैक्सेबल होगा। आंसर एक बार चेक कर लो बेटा, कि ये टैक्सेबल होगा। तो अगर आप देखते हो तो आपका जो है यहाँ पे, यस, मैं आंसर देखो तो 8 लाख टैक्सेबल आया। दूसरा 12 लाख पे जीएसटी है। बस उसके बाद में यहाँ पे 7,50,000 कंप्यूटर जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ सर्वश्याम चैरिटेबल ट्रस्ट for the month of August, assuming that above amount are exclusive of GST, etc. The room, Kalyan Mandapam, hall, open space shop owned by trust are located within the precincts of religious place. चलो precincts वाला पार्ट भी हमारा हो गया कि भाई वो precincts है। अगर हम बात करें तो ये जो है सीए फाइनल मॉक टेस्ट पेपर 2018 में और हमारे स्टडी मटेरियल में कवर था। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जहाँ तक देखा जाए, ओके ध्यान से सुनिएगा, ओके ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में आने के लिए ये क्वेश्चन तड़प रहा है, इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। इसके रीजंस, इसका प्रेजेंटेशन जरूर देखिएगा। प्रेजेंटेशन यहाँ पे रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट्स बाय रिलीजियस प्लेस, आप पहले लीगल प्रोविजन आपने लिख दिया, ये भी चलेगा। पहले पूरा लीगल प्रोविजन लिख दिया कि कहाँ तक एग्जाम्पशन है। ओके, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। यस, यहाँ पे ओके ये बहुत जरूरी है, यूज एज रेसिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं होगा तो ये ऐड कर दो। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ एग्जाम्प्ट रहेगा। और फिर कंपटीशन टेबल, रिमार्क आखिरी में भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट पे जीएसटी निकाला। आप ऐसा सॉल्व न करते हुए टोटल टैक्सेबल वैल्यू निकाल ली, और जैसे पहले वाला प्रॉब्लम ने सॉल्व किया था टोटल टैक्सेबल वैल्यू निकाल ली और फिर जीएसटी निकाला तो भी चलेगा। और रीजंस आपके यहाँ पे रिमार्क में होने चाहिए। ओके, तो ये देखा हमने रिगार्डिंग टू यहाँ रिलीजियस ट्रस्ट पे एक क्वेश्चन। डन। चलिए बेटा, अब आते हैं लीगल सर्विस से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आईसीएआई के मटेरियल में कवर्ड है और मैं ये आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। डन। अब देखो लीगल सर्विस में हमने क्या देखा था, लीगल सर्विस बाय इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट। ओके, सीनियर एडवोकेट छोड़ दिया जाए। बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस दी और बिजनेस एंटिटी जिसको ये सर्विस दी वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बिलो थ्रेशोल्ड था, तो वो केस में यहाँ पे सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ओके, हमको क्या देखना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, करंट ईयर नहीं देखना है। करंट ईयर का टर्नओवर कुछ भी हो, उस बिजनेस एंटिटी जिसको लीगल सर्विस दी उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर बिलो थ्रेशोल्ड होगा, ओके, टू कीप इट अवे फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, तो एग्जम्प्ट रहेगा। और अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो वो केस में रिवर चार्ज में टैक्स आएगा। अगर सर्विस अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जाम, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को दिया तो एग्जाम, और अगर अनादर एडवोकेट को दिया या फर्म ऑफ एडवोकेट को दिया तो एग्जाम। लेकिन अगर आप सीनियर एडवोकेट को दोगे तो पहले तो तीन चीजें वैसे ही है, सिर्फ वहां पे अगर सीनियर एडवोकेट ने अनादर एडवोकेट को दिया तो वो टैक्सेबल होगा, सब्जेक्ट टू ओके ये वाला एग्जाम्पशन। अगर क्योंकि अनादर एडवोकेट भी बिजनेस एंटिटी है, उसका टर्न और बिलो थ्रेशोल्ड होगा तो वो इस क्लॉज में एग्जाम्पशन ले सकता है। चलिए, इसके बेस पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने की। मिसेस पाटिल एंड एसोसिएट इज अ पार्टनरशिप फर्म engage in providing legal services pertaining to corporate affairs. लीगल कंसल्टेंसी एक तो पार्टनरशिप फर्म है, लीगल कंसल्टेंसी सर्विस रिप्रेजेंटेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज। फर्स्ट, represented a company appeal matter for Messrs Shahanshah Private Limited, which is unregistered person under GST, has aggregate turnover preceding financial year is less than threshold limit applicable for registration. ऐसे केस में एग्जाम्प्ट रहेगा क्योंकि बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड था, तो वो केस में एग्जाम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, असिस्टेड एडवोकेट धीरज फॉर लीगल मैटर रिलेटिंग टू क्रिमिनल केस ऑफ हिज क्लाइंट, तो दूसरे एडवोकेट को सर्विस दिया रिलेटिंग टू लीगल मैटर, अगर दूसरे एडवोकेट को सर्विस दिया तो वो केस में भी वो क्या रहेगा बेटा, एग्जाम्प्ट रहेगा। हाँ, अगर ये सीनियर एडवोकेट होता और दूसरे एडवोकेट को सर्विस देता टैक्सेबल, पर ये केस में वो एग्जाम्प्ट रहेगा। तीसरा, लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फॉर पर्सनल लैंड रिलेटेड मैटर टू इट्स क्लाइंट मिस्टर बलाल देव। ओके, पर्सनल लैंड रिलेटेड मैटर है, मतलब ये बिजनेस एंटिटी को सर्विस नहीं दिया गया,
ये अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया गया, इसलिए ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड लीगल एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एन ऑफिशियल मैटर, गवर्नमेंट को अगर सर्विस देता है तो ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। लीगल सर्विस प्रोवाइडेड टू वास्तुकार एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली प्रोवाइडिंग आर्किटेक्ट सर्विस विथ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर 21 लाख, तो ऐसे केस में उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, इसलिए ये जो है लास्ट वाला बेटा ये टैक्सेबल रहेगा क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड ज्यादा है। वेदर द अबो सर्विस आर टैक्सेबल एग्जाम, गिव द रीजन एंड सेम। तो भाई साहब ओके, बस आपने जो चार्ट पढ़ा मेरे साथ, वो चार्ट के एक एक पार्ट पे रीजंस देना है। ओके, अगर आपको ये चार्ट अच्छे याद होगा तो आप इसके रीजंस बहुत अच्छे से दे सकते हैं, कौन सी सर्विस एग्जम्प्ट है, कौन सी सर्विस टैक्सेबल है। वेरी गुड, ये समझ में आया क्या? समझ में आया तो यस बोलिएगा बेटा फटाफट, समझ में आया होगा तो यस बोलिएगा फटाफट। चल, डन डन है, डन डन। नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे ले लेते हैं। मैं हर सेक्टर पे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे तो अब नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे ले लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं रिवाइज कर देता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मेन एग्जम्पशन था और फिर एंसिलरी एग्जम्पशन आपने पढ़े ही होंगे। एग्जम्पशन जो है, अगर आप ये एक्टिविटी करते हो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन लाइक कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, supply of farm labor, process carried out at an agriculture farm like tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, etc. Renting and leasing of agro machinery और vacant land, उसके बाद में लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज या पीसी एपीएमसी सर्विसेज और कमीशन एजेंट सर्विसेज। ये ध्यान रहे, कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल और परचेज। ओके, उसके तो ये अगर आप सर्विस लेते हो तो वो केस में यस, ओके, यहाँ पे एग्जम्पशन रहेगा। मैंने आपको पढ़ाते वक्त ये कहा था, ये सारी जो एक्टिविटीज है अगर ये एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे होगी तो एग्जाम। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर एक्टिविटी? अगर आपको याद होगा तो सर्विस रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ ऑफ एनिमल, यानी आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे ओके आप इतनी सर्विसेज लेते हो, कोई भी किसको भी दे तो भी एग्जाम रहेगा। ओके, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस। और ये जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल है, ये किसके लिए? ये फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या अदर सिमिलर प्रोडक्ट के लिए है। ओके, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। हाँ, तो ये दो चीजें अगर इस पर्पज के लिए होगी तो ही एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओके, मतलब क्या? जैसे लोडिंग अनलोडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जम्प्ट है, एपीएमसी सर्विस ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जम्प्ट है, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जम्प्ट है, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? ये डेफिनेशन लर्न करके जाना एग्जाम। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन लर्न करके जाना एग्जाम। एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच इधर नो प्रोसेसिंग इज डन, मतलब एग्रीकल्चर से डायरेक्ट निकला हुआ है जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई, वेजिटेबल है, प्लांट्स है, ग्रेन्स है, ज्वार है, जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, या फिर such processing is done as usually done by cultivator or producer which does not alter the essential characteristic but make it marketable primary market, या कुछ ऐसी प्रोसेस जो यूजुअली फार्मर करता है, प्रोड्यूसर करता है, कल्टीवेटर करता है, जो मार्केट में लाने के लिए जरूरी है और उससे एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में उसको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहेंगे। और कुछ अदर एग्जाम्पशंस भी है, जैसे राइस से रिलेटेड अदर एग्जाम्पशंस, फ्रूट वेजिटेबल्स का वैक्सिंग लेबलिंग वगैरह अदर एग्जाम्पशंस है। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पशंस को ख्याल में रखते हुए चलो हम एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आर यू रेडी? यस और नो? बोलिए बोलिए फटाफट। Jain Agro Handlers is engaged in providing service relating to agriculture. It furnishes the following details with respect to activities undertaken by them in the month of May 20XX. Cultivation of ornamental flowers. पहली बात तो कल्टीवेशन है, ओके, और फ्लावर है। ख्याल रहे मैं आपको ये बता दूं कि आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पिसिकल्चर यानी ब्रीडिंग ऑफ फिश, फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, सेरिकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोली जाएगी। मतलब दीज एक्टिविटी आल्सो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और अदर सिमिलर प्रोडक्ट। ओके, तो ऐसे केस में यहाँ पे पहली जो है वो एग्जाम, आप फटाफट मेरे साथ ईओटी टाइप कीजिएगा। तो पहला एग्जाम। दूसरा, पैकिंग ऑफ टोमेटो केचप, जहां तक है नो डाउट लोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो एग्जाम्प्ट है।
बट टोमेटो केचप इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि टोमेटो एपी रहेंगे, इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो गई है, इसके एसेंशियल कैरेक्टर चेंज हो गए हैं, इसलिए ये टैक्सेबल रहेगा। सॉरी बेटा। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे वेयर हाउसिंग ऑफ बिस्किट। बिस्किट भी एपी नहीं है। अगर ये एपी होता तो टैक्सेबल एग्जम्प्ट हो जाता। बिस्किट जो है ये एपी नहीं है, इसलिए टैक्सेबल होगा। रीजन आपको जो है हाँ, अब देखो ये प्रॉब्लम में रिमार्क हर चीज का थोड़ा आइडिया लगाना है, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। एक तो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन स्टार्टिंग में दे दिए, और फिर आप लिख सकते हो एज पर अबो डेफिनेशन इट इज नॉट एन एपी। हर इसके सामने आप अपना रिमार्क दे सकते हो कि ये एपी है, ये एपी नहीं है। उसके बाद में सेल ऑफ टी एंड राइस ऑन कमीशन बेसिस, ख्याल रहे टी 18,000 और राइस यहाँ पे 50,000 उसका कमीशन कमा गया। अब थोड़ा यहाँ पे ये समझ लो कि टी जो है, अगर टी ल्यूज होता तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता, सिर्फ टी बोला है, टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। और दूसरा राइस जो है वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, तो कमीशन एजेंट सर्विस ऑन सेल और परचेस ऑफ एपी एग्जम्प्ट है। सबसे पहले तो ये बताइए क्या टी एपी है? नहीं। टी ल्यूज होते तो एपी ले लेता। राइस एपी नहीं है, पैडी एपी है। तो ऐसे केस में ओके, इसका जो कमीशन है ये पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा। आंसर देख लो। ओके, पूरा का पूरा दोनों का टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद में पैकिंग ऑफ पल्सेस इन अ रिटेल पैक्स। अब पैकिंग सर्विसेज जो है नो डाउट वो एग्जाम्प्ट, लेकिन सवाल ये है कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए। जहां तक देखा जाए पल्सेस, पल्सेस नॉर्मली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होती है। ओके यस, जहां तक चना है, चना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ग्राम्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, पर पल्सेस नहीं है। इस एजम्पशन के बेस पर हाँ, कुछ पल्सेस लाइक राजमा वगैरह तो वो एपी हो सकता है, पर ओके जहां तक है, जब तक राजमा वगैरह ना बोला जाए तब तक वो एपी नहीं माना जाएगा, और ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स ऑन यूज ऑफ साइंटिफिक टूल्स, एग्रो मशीनरी एंड यूज ऑफ न्यू पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स डेवलप थ्रू एंड साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपको याद होगा तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस करके एक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस एग्जम्प्ट है अगर वो रिसर्च सर्विस हो। तो ऐसे केस में ये जो है, हम यहाँ पे ट्रेनिंग और रिसर्च सर्विस दे रहे हैं, और किसको दे रहे हैं? सॉरी बेटा, हाँ, ट्रेनिंग एंड रिसर्च सर्विस दे रहे हैं और वो फार्मर को दिया जा रहा है, तो ऐसे केस में ये एग्जम्प्ट रहे। ठीक है। उसके बाद में लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू स्टड फॉर्म, स्टडी फॉर्म नहीं चाहिए, करेक्शन कर, STUD स्टड फॉर्म, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस के लिए कोई एग्जामिशन, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल। ग्रेडिंग ऑफ व्हीट अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी। अब अगर आपने ये एग्जामिशन, इसलिए ये वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करना एग्जामिशन, एग्जामिशन ऐसे पढ़ने हैं कि अगर इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व करो। कुछ स्टूडेंट्स बहुत सी बार मेरे को पूछते हैं कि सर ये वर्ड टू वर्ड लाइन हमें लर्न करना है क्या? लर्न नहीं करना है, 2-3 बार ऐसे पढ़ना है कि आपको याद आ जाए। तो ऐसे केस में अगर आपको याद होगा, प्रोसेस कैरिड आउट एन एग्रीकल्चर फार्म, इसमें एक प्रोसेस है और प्रोसेस है ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग अगर होता है और ग्रेडिंग यहाँ पे वीट का होता है, तो वो सिचुएशन में आपको एग्जामिशन मिलेगा। तो यहाँ एग्जामिशन रहेगा। टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स फ्रॉम प्लांट फॉर पेस्ट डिटेक्शन। ओके, तो यहाँ पे पेस्ट डिटेक्शन के लिए सैंपल लिए गए। अब क्या ये एग्जाम्प्ट रहेगा क्या? अगर आपको याद होगा तो टेस्टिंग सर्विस ओके एज एग्रीकल्चर ऑपरेशन, और ये टेस्टिंग सर्विस ये एग्जाम्प्ट रहेगी, इस पर भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, सेरिकल्चर। ओके, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऐसा एनिमल जिसमें लाइफ हो, ओके, और वो फूड फाइबर के लिए पाला जा रहा हो एक्सेप्ट और सेफ, तो वो केस में एग्जाम्पशन मिलेगा। और मैंने आपको नोट भी दिया था कि सेरिकल्चर ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आती है और वो एग्जाम्प्ट रहेगा। ऐसे केस में सेरिकल्चर भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट रहेगा। फ्यूमिगेशन ऑफ शुगर केन इन अ वेयर हाउस। अब मैं आपको ये बता दूं, ओके, फ्यूमिगेशन सर्विस जो है, फ्यूमिगेशन, हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर सर्विस में आते हो और फ्यूमिगेशन में आते हो तो यस, अगर यहाँ फ्यूमिगेटिंग
है, पर ये फ्यूमिगेशन ये एग्रीकल्चर फार्म पे होनी चाहिए। आई रिपीट, ये फ्यूमिगेशन एग्रीकल्चर फार्म पे होनी चाहिए। शुगर केन एपी है, ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया कि फ्यूमिगेशन ऑफ शुगर केन इन अ वेयर हाउस, यानी ये फार्म में नहीं है। हाँ, ओके, अगर हम पुराना बात करें तो वेयर हाउस में भी फ्यूमिगेशन होता था तो एग्जाम था, लेकिन ओके, ये जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये एग्जामेशन 2022 में विड्रॉ कर लिया, और अभी फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ये कंप्लीटली टैक्सेबल होगा, ये कंप्लीटली टैक्सेबल होगा। रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी एग्जम्प्ट रहेगा। प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटो केचप एंड पोटैटो चिप्स ये टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पशन है जो अलग से दिए गए और उसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वेयरहाउसिंग होगा तो एग्जाम है। वेयरहाउसिंग ऑफ बेटल एंड टेंडू लीव्स, ये लीव्स है, मतलब नो डाउट ये भी एपी है, ये एग्जाम्प्ट रहेगा। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस, तो ओके, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हॉर्सेस, अगर हॉर्सेस होगा तो ये टैक्सेबल होगा। वैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एग्जाम्प्ट है एक्सेप्ट हॉर्सेस, हॉर्सेस को लेके सारा एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल। Compute the value of taxable service of Gen Agro Handlers for the month of May 20th. Assume that a point of taxation of 80. तो ये सारे पॉइंट्स सबको समझ में आए? यस और नो प्लीज बताओ बेटा, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए क्या? ये प्लीज बताओ, यस और नो। चलिए, डन 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 डन, आपने देखा। ओहो, नहीं, ये करेक्शन कर लो बेटा, ये जो है ये चेंज कर दो, ये आपके नोट्स में करेक्शन, ये एग्जाम्प्ट रहेगा क्योंकि वो एपी में आता है। ल्यूज है, ल्यूज, टेंडू ल्यूज है, एपी में आता है, वो एग्जाम्प्ट रहेगा। इसको करेक्शन कर लो और टोटल 50,000 से कम कर लो, 8,15,000 आए, ये करेक्शन कर लो। डन, ओके। अगर आपके नोट्स में करेक्टेड होगा तो ओके, नहीं होगा तो करेक्शन कर लो। नोट्स में करेक्टेड होगा तो ओके। चलो, अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे, एग्जाम्शन में अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का चार्ट याद होगा, तो पैसेंजर कौन कौन से मोड से ट्रांसपोर्ट होता है? रोड, रेल, वाटर, एयर एंड रोप पे, ठीक है। और रोड से हमने क्या देखा था? अगर बसेस होगी, स्टेज कैरेज होगा, एसी टैक्सेबल, नॉन एसी एग्जाम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसी होगा तो टैक्सेबल, नॉन एसी होगा तो, लेकिन स्पेशली टूरिज्म चार्टर हायर के लिए होगा तो टैक्सेबल। उसके बाद में हमने ये देखा था कि अगर ये नॉन एसी बसेस, स्टेज कैरेज यानी गवर्नमेंट बसेस हो या प्राइवेट बसेस हो, और नॉन एसी बसेस ईसीओ के थ्रू बुक होती है, जैसा ओके रेड बस वगैरह, तो ईसीओ के थ्रू अगर बुक होती है तो टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद में मीटर कैब, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा एग्जम्प्ट रहेगा, बाकी ऑल अदर कैब्स एंड टैक्सी टैक्सेबल रहेगा। लेकिन अगर मीटर कैब या ऑटो रिक्शा ईसीओ के थ्रू बुक होता है, जैसे ओला वगैरह, ओला ऑटो वगैरह, तो वो टैक्सेबल रहेगा। रेल में, इंडियन रेलवे में एसी और फर्स्ट क्लास टैक्सेबल होगा, अदर एग्जाम। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे टोटली एग्जाम। वाटर में इनलैंड वाटरवे, रिवर एग्जाम्ट रहेगा। वेसल में ओके पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जाम्ट होगा, पर वेसल अगर टूरिज्म के लिए यूज किया जाए तो वो यहाँ पे या टैक्सेबल रहेगा। एयर में, एयर में ऑल टैक्सेबल है, लेकिन अगर नोटिफाइड एरिया में, सुनिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेंज लास्ट टाइम हुआ था। ओके, नोटिफाइड एरिया मतलब ओके वेस्टर्न के कुछ सॉरी ईस्टर्न रीजन के कुछ एरिया जो नोटिफाइड एरिया है, अगर वो इकोनॉमिक क्लास में होगा तो एग्जाम, अदर होगा तो टैक्सेबल, रो पे होगा तो पूरा टैक्सेबल।
चलिए इसके बेस पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए बोर्डेड राजधानी एक्सप्रेस फुल्ली एसी ट्रेन, एसी ट्रेन है पूरी, फ्रॉम कानपुर ऑन जुलाई 5 20 एक्सेस एंड दिस एम्बार्क एट न्यू दिल्ली। एसी क्लास है, एसी ट्रेन है, तो ट्रेन के भाड़े पे जीएसटी आएगा। ही हायर्ड अ कार फ्रॉम लोकल कैब ऑपरेटर फॉर द होल डे, अ लमसम कंसिडरेशन एंड विजिटेड दिल्लीज हिस्टोरिकल मूवमेंट। टैक्सी अगर मीटर कैब लिखा होता तो वो केस में एग्जम्प्ट होगा। लोकल कैब ऑपरेटर से लिया तो ये भी कार जो लिया गया ये टैक्सेबल, ठीक है। इन द नाइट ही टूक अ मेट्रो टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बोर्डेड अ फ्लाइट टू मुंबई, तो मेट्रो जो है ये एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में बोर्डेड अ फ्लाइट टू मुंबई, फ्लाइट एयर ट्रांसपोर्ट अगर नोटिफाइड एरिया में नहीं है तो ये फ्लाइट भी टैक्सेबल रहेगी। एट मुंबई एयरपोर्ट ही बुक अ रेडियो टैक्सी थ्रू ईसीओ फॉर गोइंग टू हिज होटल, अगर ईसीओ के थ्रू बुक किया और रेडियो टैक्सी बुक किया तो वो भी टैक्सेबल है, वो बात अलग है कि इसका टैक्स ईसीओ देगा। मिस्टर ए रिटर्न टू कानपुर फ्रॉम डिफरेंट ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस इन स्लीपर क्लास एग्जाम्प्ट रहेगा। With reference to notification 12/2017, examine the leviability of GST on various mode of travel undertaken by Mr. A. ओके, तो ये तो मैंने पूरा ही बता दिया आपको कि क्या टैक्सेबल क्या एग्जम्प्ट रहेगा यहाँ पे। तो देखो मैंने आंसर अगर देखोगे तो रेल एसी टैक्सेबल है, ओके, कार टैक्सेबल है, मेट्रो एग्जम्प्ट है, एयर ट्रेवल टैक्सेबल है, रेडियो टैक्सी और वो 9(5) में एसीओ में आएगा, स्लीपर क्लास एग्जम्प्ट है, ठीक है, देख लिया। High Alps Cable Car Company run a cable car to transport pilgrims uphill to mountain top where Holy Shrine is situated. केबल कार तो पूरा ही टैक्स है। ओके, यहाँ पे सिंपल था, मैंने एक ट्रांसपोर्टेशन पे एग्जांपल लिया। डन, यस और नो बोलिए, डन 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 डन। मैंने अगर समझ गया होगा तो यस बोलिए फटाफट। चलो चलो ये रेंटिंग पे ले लेते हैं। ये बेटा आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको कह दूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस। रेंटिंग एग्जम्पशन क्या है, और एग्जम्पशन में एक अभी एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने ऐड किया है। एग्जम्पशन ये था कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस, अगर आप अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंस पर्पस के लिए देते हो और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हो तो वो केस में एग्जम्प्ट रहेगा। इसका एक बहुत अच्छा एनालिसिस किया और इस बार के अमेंडमेंट में भी मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो मैं एक बार फिर से इसका एनालिसिस कर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ड्वेलिंग दिया तो ही एग्जम्पशन है। सर अगर मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी दी लाइक शॉप, वेयर हाउस एक्सेट्रा, वो टैक्सेबल और वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल, ठीक है, वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है जहाँ लैंडलॉर्ड टैक्स देगा। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब आपका बंगलो, आपका फ्लैट, आपका ओके यहाँ पे विला जिसे कोठी कहा जाता है, अगर आप रेंट पे देते हो। चलो, तो अब अगर हम ड्वेलिंग की बात करें तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, और आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ थोड़ा केयरफुली समझ, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दिया और रेसिडेंस पर्पस के लिए दिया तो एग्जाम, क्योंकि एग्जामेशन तभी मिलेगा जब आपने रेसिडेंस पर्पस के लिए दिया। ओके, सिर्फ अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया इसका मतलब एग्जामेशन नहीं, आपने रेसिडेंस पर्पस के लिए दिया हो तो ये एग्जाम। सर अगर मैंने अनरजिस्टर्ड को दिया पर कमर्शियल के लिए दिया, भाई मैं, मेरा एक फ्रेंड था, ओके, मैंने मेरा फ्लैट ऑफिस के लिए दे दिया, होटल चलाने के लिए दे दिया, तो वो केस में टैक्सेबल होगा और अंडर फॉरवर्ड चार्ज टैक्सेबल होगा। आई रिपीट, अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि रिवर्स चार्ज कब लगता है, जब आपने रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर्स चार्ज लगता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपने किसको दिया, अनरजिस्टर्ड को, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कमर्शियल पर्पस के लिए दिया, तो फॉरवर्ड चार्ज में लैंडलॉर्ड यानी सप्लायर टैक्सेबल होगा। उसके बाद में अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा, ओके, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है और वो रजिस्टर्ड पर्सन ओके यूज कर रहा है यहाँ पे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ओके, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, लाइक अ गेस्ट हाउस या डायरेक्टर या एम्प्लॉय क्वार्टर, जो बिजनेस खर्चे बता रहा है, तो वो केस में जीएसटी
आएगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और रिवर्स चार्ज वहां अप्लाई हो। लेकिन इस बार एग्जम्पशन में एक एक्सप्लेनेशन आया है, और वो क्या है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया और वो प्रोप्राइटरी कंसर्न है और वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में ओन पर्पस के लिए यूज कर रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहा है। समझ लो, मैं प्रोप्राइटर हूं, मेरा जीएसटी नंबर है और मैंने रहने के लिए घर लिया है। ओके, देखो, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है और वो बिजनेस एज अ बिजनेस पर्पज यूज कर रहा है तो जीएसटी आएगा और रिवर्स चार्ज में आएगा। लेकिन अगर वो पहली बात प्रोप्राइटरी कंसर्न यूज होना चाहिए, दूसरा पर्सनल कैपेसिटी में पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए, तीसरा ओके रेंटिंग ऑन हिज ओन अकाउंट एज ए प्रोप्राइटरी कंसर्न, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। ये नया एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐड किया है। ये समझ में आई क्या बात? ओके, समझ में आई होगी तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है बोलो यस सर समझ में आया। इसके बेस पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Roshan of Bangalore owns 7 properties in the different part of Karnataka. From the information given below, find out GST payable by him for the quarter ending on 31st March 20XX. GST rate is 18%. Municipal tax pertaining to this property 44,000. Expenditure on repairs 1,32,000. Fire insurance paid by Roshan 48,000. CMA final RTP December 18 and CA final RTP okay यहाँ पे दिसंबर 2018 पर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और आरटीपी का क्वेश्चन है। ओके, तो डेफिनेटली इसके ऊपर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो वो क्या कहते हैं, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग 1 गिवन ऑन रेंट टू ए अ सैलरीड एम्प्लॉय एंड अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर हिज रेसिडेंस। सारी बातें फुलफिल हो, एक तो बिल्डिंग दिया गया, ओके, अनरजिस्टर्ड को दिया गया, सैलरीड पर्सन है और रेसिडेंस के लिए दिया गया। अगर ये सारी बातें पूरी होती है तो ये केस में यहाँ पे मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। सेकंड, रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग 2 गिवन बैंक, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है पर बैंक को दिया गया, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर द रेसिडेंस ऑफ ब्रांच मैनेजर। ये पॉइंट का समझ लो। ओके, हमने ब्रांच मैनेजर को नहीं दिया, हमने बैंक को दिया। मतलब आपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग रजिस्टर्ड पर्सन को दी, फिर वो अपने मैनेजर के लिए यूज करे, गेस्ट हाउस के लिए यूज करे, डायरेक्टर के लिए यूज करे। अगर आपने रेसिडेंस पर्पस के लिए दी गई तो ऐसे केस में ये जो है ये टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा। लेकिन आपसे क्या गलती हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। टैक्सेबल तो होगा। अब उन्होंने क्या कहा, रोशन और बेंगलुरु इनका जीएसटी लायबिलिटी निकालो फॉर द क्वार्टर, इनका जीएसटी लायबिलिटी निकाल कर। अब आप क्या समझोगे, ये तो टैक्सेबल है, ये तो टैक्सेबल है तो ले लो आप कैलकुलेशन में। नहीं बेटा, ये टैक्सेबल है पर इसकी जिम्मेदारी रोशन की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी बैंक की है। इसलिए ये रोशन के टैक्सेबल वैल्यू में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अप्लीकेबल होता है आरसीएम, यहाँ अप्लीकेबल होता है आरसीएम और आरसीएम में बैंक इसका जीएसटी पे करे। इसलिए अगर आपने रोशन के इसमें डाल दिया तो गलती होगी मार्क के हाथ से, क्योंकि रोशन की टैक्स लायबिलिटी निकालना है, इट्स नॉट ए टैक्स लायबिलिटी ऑफ रोशन। ये पॉइंट समझा क्या? ये पॉइंट समझा होगा तो सभी स्टूडेंट जो कनेक्टेड है आर टाइप करो, आर टाइप करो। चलो, रेंटिंग ऑफ वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड 3 गिवन ऑन रेंट टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये तो टैक्सेबल होगा क्योंकि एग्जम्पशन जो है वो ओनली किसको दिया गया, एग्जम्पशन जो दिया गया वो सिर्फ ड्वेलिंग को दिया गया। ये तो प्लॉट है, ये तो टैक्सेबल होगा। रेंटिंग ऑफ वैकेंट प्लांट, रेंटिंग ऑफ वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड 4 गिवन ऑन रेंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। हाँ, ख्याल रहे, अगर आप कोई भी वैकेंट लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए देते हो तो वो केस में यहाँ आपको एग्जम्पशन मिल जाए। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए देते हो तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर वाला जो एग्जम्पशन था उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद में रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग 5 गिवन ऑन रेंट टू बी लिमिटेड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी फॉर रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ, तो ये भी रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। आपने अनरजिस्टर्ड को दिया और रेसिडेंस पर्पस के लिए वहां कोई भी रहे, यहाँ कंफ्यूज मत होना, वहां कोई भी रहे। ओके, अगर आपने अनरजिस्टर्ड को दिया गया और वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, वो रेसिडेंस पर्पस के लिए ही यूज हो रहा है, तो वो केस में इसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो ये एग्जाम्प्ट ही रहेगा बेटा। रेंट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग 6 गिवन ऑन रेंट टू सी हु सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, वो ठीक है, वो जाने दो। ओके, कमर्शियल बिल्डिंग दिया तो ये टैक्सेबल रहेगा और ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल रहेगा। अगर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल रहेगा तो ये केस में यस, ये जो है 1,50,000 रुपए पे रोशन लायबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद में रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग 7
It is situated in a residential area but used for commercial purposes and it is given on rent on understanding that tenant who is unregistered under GST can use it for commercial purpose if there is no objection by municipal corporation. हमने रेसिडेंशियल बिल्डिंग दिया पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो दिया अनरजिस्टर्ड को दिया पर कमर्शियल पर्पस के लिए, ऑफिस होटल वगैरह कमर्शियल पर्पस के लिए दिया, तो ये टैक्सेबल होगा और ये टैक्सेबल फॉरवर्ड चार्ज में होगा। ख्याल रहे, रिवर्स चार्ज तभी आएगा जब रजिस्टर्ड को दिया। ओके, अगर हमने अनरजिस्टर्ड को दिया होगा और कमर्शियल पर्पस के लिए दिया होगा तो टैक्सेबल होगा। प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, ये प्रॉब्लम करके जाइएगा, इस बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंस्टीट्यूट इस क्वेश्चन को ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया क्या एग्जाम्प्ट है और क्या टैक्सेबल है। फिर एक सवाल है कि सर ये जो खर्चे दिए हैं, ये खर्चे का क्या मतलब, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको इतना खर्चा लगा, इसको इतना खर्चा लगा। तो यहाँ पे जो भी खर्चे लगे हैं आपको, आप एक नोट दे सकते हो कि इसका आपको आईटीसी मिल जाएगा एज ए इनपुट सर्विस और इनपुट, लेकिन इसका डिडक्शन आपको कोई नहीं मिलेगा कि ग्रॉस टोटल लायबिलिटी पे जीएसटी आता है। तो अगर इसके ऊपर जीएसटी लगता है तो इसका आईटीसी आप ले सकते हो। ओके, तो जो एक्सपेंडिचर लगे, अब कितना जीएसटी लगा वो दिया नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम में भी हमने आईटीसी लिया नहीं, पर नोट डाल देना यू कैन टेक द आईटीसी। ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या बेटा आप सभी को? यस प्लीज बताइए। यस बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया आपको? चलो चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, determine whether amount received are liable to GST. Briefly explain the applicable statutory provision in support of your conclusion. बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड है। मैं आपको ये कह दूं कि ऑल बैंकिंग सर्विसेज आर टैक्सेबल। आई रिपीट, ऑल बैंकिंग सर्विसेज टैक्सेबल। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स या डिस्काउंटिंग ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, ओके, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होगा तो वो केस में टैक्सेबल रहेगा। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिटवीन बैंक्स, बिटवीन डीलर्स एंड बैंक, ये एग्जम्प्ट रहेगा। ये एग्जम्पशन छोड़ के बाकी सारी सर्विस टैक्सेबल, ठीक है। तो देखिए, एबीसी लिमिटेड और रजिस्टर्ड बैंक recovered check discounting charges of ₹5250 from customer C&C कंपनी। जैसे मैंने कहा, डिस्काउंटिंग ऑफ लोन एडवांसेस, चेक डिस्काउंटिंग करना एक तरह का एडवांसेस है, और अगर ये एडवांसेस है तो वो सिचुएशन में ओके यहाँ पे वो एग्जम्प्ट रहेगा। ओके, तो ये यहाँ पे एग्जम्प्ट रहेगा चेक डिस्काउंटिंग। उसके बाद में टी लिमिटेड और डीलर in air conditioner supplies each unit at a list price 30,000 per unit. He also has an EMI scheme where customer can take delivery of air conditioner on monthly EMI 10,500 payable in 3 installments. T Limited charges 600 extra for delay in payment of monthly installment, and this amount was recovered from the customer for delay in payment of his second installment. ये भी एग्जाम में पूछा गया था। एक क्लैरिफिकेशन था, अगर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्लैरिफिकेशन याद होगा, और वो क्लैरिफिकेशन क्या था, अगर डीलर खुद ही इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देता है और उसका डिले चार्जेस रिकवर करता है, मे बी इंटरेस्ट और डिले चार्जेस, तो वो सेक्शन 15(2), आई रिपीट, वो सेक्शन यहाँ पे जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, तो अगर सप्लायर खुद ही एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है ईएमआई के और डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन लेता है, तो सेक्शन 15(2)(d) में इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन वो वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसलिए 600 रुपए ये लोन एडवांसेस और डिपॉजिट के नहीं है, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के माने जाएंगे और ये वैल्यू में ऐड होगा। मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड बाय ओके धनवर्षा बैंक फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर, इंटरेस्ट को छोड़ के, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ करेंसी को छोड़ के बाकी सारे बैंक के चार्जेस टैक्सेबल किए जाएंगे और वो टैक्सेबल हो गए। तो चलो, एक बैंकिंग सेक्टर पे जितने एग्जाम में कुछ पॉइंट्स पूछे गए थे, आपके स्टडी मटेरियल में कुछ कवर किए हैं,
मैंने सब इसमें कवर कर लिया है हमारे डिस्कशन। इजी लग रहा है बेटा डिस्कशन? इजी लग रहा होगा तो ई टाइप करो, बताओ फटाफट। चलिए दोस्तों, तो आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली। इंडियाना इंजीनियरिंग कॉलेज, अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हैज कंडक्टेड एन एंट्रेंस टेस्ट एंड एक्सेट्रा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एजुकेशन सर्विस का रिवीजन करवा देता हूँ। एजुकेशन सर्विस में हमने क्या देखा? एजुकेशन सर्विस में हमने देखा कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, प्राइवेट, पब्लिक या कोई भी, या ऐसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन providing education in a curriculum or obtaining the qualification recognized by law, that is Indian law, and a recognized college universities जो ऐसा क्वालिफिकेशन दे रहे जो क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ है। उसके बाद में इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज जैसे एनसीवीटी और एससीवीटी के कोर्सेज, आईटीआई कोर्सेज एक्सेट्रा, और सेंट्रल और स्टेट बोर्ड का टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। और ये जो सर्विसेज दे रहे हैं, एनी सर्विस टू स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ एग्जम्प्ट एनी सर्विस। और सेकंड, एंट्रेंस फीस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्कूल कॉलेजेस कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैरी आउट करती है और उसकी एंट्रेंस फीस होगी तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। देन बाकी सारी सर्विसेज टैक्सेबल, सिर्फ ये दो सर्विसेज ही एग्जम्प्ट, आपको याद होगा तो। हाँ, अगर इनकी इनवर्ट सर्विस है, इनपुट सर्विसेज है, तो इंडिया का कोई भी सप्लायर अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो एग्जम्प्ट इन डिफरेंट केसेस। पहला, ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ। सेकंड, कैटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज टू प्री स्कूल, हायर एंड सेकेंडरी स्कूल। हाँ, ये तीन सर्विसेज स्कूल को ही प्रोवाइड किया तो एग्जाम, ये तीन सर्विसेज स्कूल को ही प्रोवाइड किया तो एग्जाम। दूसरा, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, आई रिपीट, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, periodicals, अगर ये कॉलेजेस को प्रोवाइड किया तो एग्जाम। और नेक्स्ट, सर्विस इन रिलेशन टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर ये सर्विस सभी को प्रोवाइड किया तो एग्जाम। नाउ यहाँ पे बाकी सारी सर्विसेज अगर इनको प्रोवाइड किया तो टैक्सेबल होगी। और नेक्स्ट, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस ईआई में नहीं आते, ईआई में 4 ही केसेस। इसके बेस पर हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज और रिकॉग्नाइज, हाँ इन्होंने खुद ही कह दिया, रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैज कंडक्टेड एन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर वेरियस कोर्सेज रन बाय इट एंड चार्ज एंट्रेंस फीस फॉर द अप्लीकेंट्स। एंट्रेंस फीस ले रहा है, डिटरमाइन वेदर जीएसटी पेबल इन गिवन केसेस एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको क्लिक हो गया होगा, ये वो एग्जम्प्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ रीज़न यही है कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बिकॉज रिकॉग्नाइज बाय लॉ है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का कंसिडरेशन होगा तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। गिवन केस वो एग्जम्प्ट रहेगा, जीएसटी इज नॉट पेएबल। पहले का आंसर इजी था। सेकंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम इंदौर ऑर्गेनाइज अ प्लेसमेंट ड्राइव फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन अ कैंपस। नाउ प्लेसमेंट ड्राइव स्टूडेंट के लिए है। Many multinational companies register for the placement program and pay the registration fees. अब ख्याल रहे, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन दो ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए है पर बिलिंग कंपनी के नाम का हो रहा है, ले ये सर्विस स्टूडेंट को नहीं जाएगी। रेसिपिएंट आर नॉट स्टूडेंट, रेसिपिएंट इज अ पर्सन हु पेज द कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन यहाँ पे कंपनी दे रही है। अगर कंसिडरेशन कंपनी दे रही है तो वो केस में जीएसटी लायबिलिटी कंपनी पे आएगा। ठीक है, जीएसटी लायबिलिटी कंपनी पे आएगा। तो ये सिचुएशन में यहाँ पे सॉरी सॉरी, अगर कंपनी दे रही है तो रिसिपिएंट कंपनी होगी। तो ये सिचुएशन में ओके, एग्जम्पशन कब मिलता है? जब स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को होगा। तो ये सर्विस स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए होगी बट रिसिपिएंट इज नॉट स्टूडेंट। तो वो सिचुएशन में रिसिपिएंट कंपनी है तो ये सर्विस एग्जम्प्ट नहीं होगी, ये सर्विस टैक्सेबल होगी और जीएसटी पे ओके आई एम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर पे करेगा। ठीक है, तो आप रीज़न क्या दोगे? रीज़न ये दोगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एम्पावर्स ग्रैंड डिग्री और डिप्लोमा एक्सेट्रा। पर ये पहला वाला पार्ट आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ये पहला वाला पार्ट ओके नहीं भी लिखा तो भी चलेगा।
ओके, आप ये लिखो कि आई एम फॉल अंडर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आता है। ओके, बिकॉज क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ प्रोवाइड करता है, और वही सर्विस एग्जम्प्ट है जो स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को दी। गिवन केस में सर्विस मल्टीनेशनल कंपनीज को दिया, इसलिए वो एग्जम्प्ट नहीं रहेगा। ओके, ये पॉइंट्स आपके आने चाहिए। एंड थर्ड, application fees charge for entrance or fees charge for issuance of eligibility certificate for admission or issuance of migration certificate by education, ये 23 में नया ऐड किया गया। ओके, एक क्लैरिफिकेशन है कि अगर कोई कॉलेजेस यहाँ पे एंट्रेंस फीस के एग्जाम, एंट्रेंस फीस का तो हमने देखा कि वो तो एग्जाम्प्ट ही है। ओके, इश्यूएंस ऑफ एलिजिबल सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन और इश्यूएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, तो एलिजिबल सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन या माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर स्टूडेंट को देता है तो क्या वो भी एग्जम्प्ट होगी? तो तीसरे का आंसर है यस। ओके, तो यहाँ पे पहली बात तो एंट्रेंस फीस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एग्जम्प्ट है। ऑल्सो ये क्लैरिफाइड किया गया कि भाई कोई भी सर्विस स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ का दिया, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो और एक्स स्टूडेंट हो, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक्स स्टूडेंट को दिया गया, एलिजिबल सर्टिफिकेट एक्स स्टूडेंट को दिया गया, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा और उसके ऊपर नहीं आएगा। तो एग्जाम के हिसाब से ये छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, पढ़ के जाना, क्योंकि आरटीपी में कवर था लास्ट टाइम। ओके, तो चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे माइग्रेशन और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, और यहाँ क्वेश्चन ये एंड होता है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। डिटरमाइन वेदर जीएसटी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। फीस ऑफ ₹10,000 चार्ज फ्रॉम ऑफिस स्टाफ for in-house personality development courses conducted by, okay, Mungeri Lal College, providing education as a part of curriculum for obtaining qualification recognized by Indian law. Okay, fees for 10,000 charge from office staff. देखो, any service provided to student, faculty और staff exempt, फैकल्टी, स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ एग्जाम रहेगा। ओके, तो कोई भी एनी एनी सर्विस प्रोवाइड की, तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर टेकिंग इन फर्स्ट। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है क्योंकि वो रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और कोई भी सर्विस इस ईआई ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को दिया तो वो एग्जाम रहेगा। डिस्कशन एंड कंक्लूजन। Since Mungeri Lal College provides education as a part of curriculum for obtaining qualification recognized by Indian law, और कोई भी सर्विस स्टाफ को भी दिया तो भी वो एग्जम्प्ट रहेगा, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। दूसरा, बस फीस ऑफ ₹2,500 पर मंथ कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर रोजमेरी कॉलेज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन। स्टूडेंट को कोई भी सर्विस दिया तो एग्जम्प्ट रहेगा। तो ऐसे केस में ये भी बेटा रीज़न वही रहेगा, पहले वो ईया है, ये रीज़न देना, दूसरा स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को कोई भी सर्विस दिया तो एग्जाम्प्ट रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में वो एग्जाम्प्ट। नाउ थर्ड, हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिसेस क्लीन विल टू हिमवर्षा मोंटेसरी स्कूल। हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिसेस क्लीन विल टू हिमवर्षा मोंटेसरी स्कूल, अ प्ले स्कूल फॉर क्लीनिंग इट्स प्ले ग्राउंड एंड क्लासरूम, ₹25,000 पर मंथ। तीन सर्विसेज अगर स्कूल को दिया तो एग्जाम। ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम, ओके, वो गवर्नमेंट की हो या किसी की भी हो, या हाउस कीपिंग सर, तो ये सर्विस भी एग्जाम रहेगी। अगर आपको याद होगा तो ये भी सर्विस एग्जाम रहेगी, स्कूल को दिया गया इसलिए। हाँ, अगर ये कॉलेजेस को दिया तो टैक्सेबल होता है, पर स्कूल को दिया तो एग्जाम। इन्फोलिंक सप्लाइड ट्रेसिंग अल्फाबेट ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल टू स्टूडेंट ऑफ यूकेजी क्लास ने मॉन्टेसरी स्कूल, नहीं, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल सर्विस ओनली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को दिया तो एग्जाम। अगर स्कूल को दिया तो एग्जाम नहीं रहेगा, तो क्या ये टैक्सेबल किया जाएगा? तो यस बेटा। ओके, यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, ओके, यहाँ पे exemption is not available if service provided to pre-school education or higher and secondary education
तो ऐसे केस में ये सिर्फ ओनली दोज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय लॉ, स्कूल को नहीं है, तो ये एग्जामिशन नहीं मिलेगा। ओके, एंड दिस सर्विस इज टैक्सेबल। तो ये था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आप ले सकते हो इसको लास्ट डे रीडिंग में। थैंक यू। चलिए, ये था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षित लिमिटेड engage in providing banquet of services is registered under GST law. It furnishes the following information for the month of March in relation to various services provided by it. अलग अलग सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ मार्च वो प्रोवाइड कर रहा है। फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स फॉर कैंपस इंटरव्यू इन इट्स कॉलेज, है ना, वो तो टैक्सेबल ही होगा। ओके, कोई वो एजुकेशन रिलेटेड सर्विस तो नहीं है, तो ये जो है ये टैक्सेबल किया जाएगा। 5 buses each with sitting capacity 40 passenger given on hire to state transport undertaking, एक एग्जाम्पशन था। अगर आप बसेस स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को देते हो जिसमें सिटिंग कैपेसिटी 12 के ऊपर है, तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एग्जाम्पशन था। अगर आपको याद नहीं होगा तो देखो ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ओके, तो ये अगर सिटिंग कैपेसिटी यहाँ पे यहाँ 40 है, 40 है, तो ये केस में एग्जम्प्ट रहेगा। Receipt of Shiny, a commercial coaching institute providing coaching in the field of commerce. Certificate was awarded each trainee after completion of training. देखो, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के डेफिनेशन में आता है और एनी सर्विस टू स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। ये कमर्शियल कोचिंग प्राइवेट क्लासेस है, नॉट कवर्ड अंडर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये केस में यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ द कंपनी विद धरवर्षा बैंक। कोई भी डिपॉजिट आपने किसको दिया हो, सिर्फ बैंकिंग नहीं, आपने किसी को लोन दिया हो, बैंक ने लोन दिया हो, आपने डिपॉजिट दिया हो, किसी ने डिपॉजिट दिया हो, एनी लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट गिवन बाय एनीबॉडी और उसका इंटरेस्ट मिलता है, तो ये एग्जम्प्ट रहेगा, ये एग्जम्प्ट रहेगा। रिसीव फ्रॉम रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल है भाई, इंक्लूडिंग रिसिप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग सर्विस 18,20,000 टू स्टूडेंट 39 लाख। अगर बोर्डिंग स्कूल अपने स्टूडेंट को सर्विस देता है और स्कूल है और स्टूडेंट को सर्विस देता है, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा, एनी सर्विस टू द स्टूडेंट इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। इसलिए यहाँ पे टोटल 39 लाख से यहाँ पे एग्जम्प्ट रहेंगे, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, रिसिप्ट ऑफ शिक्षित समुदाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI affiliated to National Council of Vocational Training NCVT courses run by ITI as the designated trade, ये अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज में आता है और ये अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज में आने की वजह से ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज में देता है, तो ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में रिसिप्ट ऑफ प्रभा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग यूनियन मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रनिंग अ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल वोकेशनल। तो अगर ये भी अगर आप अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज देखते हो एजुकेशन सेक्टर में, उसमें आता है, उसमें रहेगा। रन अ कॉलेज फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री, नहीं, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ बाय इंडियन कंट्री अलाउड है, फॉरेन कंट्री अलाउड नहीं है, इसलिए ये टैक्सेबल रहेगा। बहुत इजी था, एजुकेशनल सेक्टर पे क्वेश्चन था और ये RTP में 2021 में पूछा गया है, एग्जाम आ सकता है। ओके, अगर ऐसे इजी क्वेश्चन आए तो मार्क्स छोड़ना मत, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। ठीक है, डन। इस बार एजुकेशन सेक्टर रिमार्क वगैरह केयरफुली देखना, मैं तो कहूँगा कि ये लिख के देखो, एजुकेशन सेक्टर पे आने के पूरे पूरे चांसेस। राइटिंग लिख कर देखो ये क्वेश्चन, इसके रिमार्क लिख कर देखो। ठीक है, लीगल प्रोविजन एजुकेशन सेक्टर के जितने भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में, वो अच्छे से करके देखो। चलिए अब लेते हैं चाणक्य एकेडमी वाला क्वेश्चन। ठीक है,
मैं थोड़ा आपको एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड पूरा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ चार्ट के बेस पर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ तक देखा जाए, प्री स्कूल, हायर एंड सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम ऑब्टेनिंग दैट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज, सेंट्रल या स्टेट बोर्ड जो टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर कोई भी सर्विस स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को देते हैं, इन सर्विस में भी ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कैटरिंग सर्विस और कोई भी सर्विस, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगी। या एंट्रेंस फीस लेते हैं फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो एग्जाम्प्ट रहेगी। बाकी इनकी सारी सर्विसेज लाइक प्लेसमेंट सर्विस, ऑडिटोरियम गिवन ऑन रेंट, फ्रेंचाइजी सर्विस, ओके, ये टैक्सेबल होगी। कुछ सर्विसेज अगर ये लेते हैं तो एग्जाम्प्ट है, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, कैटरिंग सर्विस, सिक्योरिटी क्लीनिंग सर्विस अगर स्कूल लेता है तो एग्जाम। ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, पेरियोडिकल्स अगर कॉलेजेस वगैरह लेते हैं तो एग्जाम। एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कोई भी लेता है तो इतने ही एग्जाम है। इसके अलावा कोई भी अगर सर्विस लेती है तो टैक्सेबल। और प्राइवेट कोचिंग क्लासेस होगा, ओके, तो वो केस में यहाँ पे उनकी सर्विस कंप्लीटली टैक्सेबल। इसके बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, चाणक्य अकेडमी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। The academy run the following educational institutions: Keshav Institute Technology, a private engineering college in Ghaziabad. KIT also run distance learning post-graduation engineering programs. Exam for such programs are conducted in selected cities, centers appointed by KIT. All engineering courses including distance learning post, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में करके जाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। All engineering courses including distance learning post graduation engineering program run by KIT are recognized by law. All India Councils and Technical Education, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। Little Millennium, a preschool in Lucknow. Bright Minds, a coaching institute in Kanpur. Institute provides coaching for Institute of Banking Personal Selection Probationary Officers exam. Spring Model, higher secondary school affiliated to CBSE board. Academy provide following details relating to expenses incurred by various institutes run by it during the period April to September. ठीक है, उन्होंने जो खर्चे किए उसका उन्होंने ब्यौरा दिया हुआ है, खर्चे किए उसका ब्यौरा दिया। प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर एंड कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट, यहाँ उन्होंने खर्चा किया। पेपर प्रोक्योर्ड फॉर प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ऑनरेरियम टू पेपर सेटर एंड एग्जामिनर, ठीक है। रेंट फॉर एग्जाम सेंटर्स टेकन ऑन रेंट लाइक स्कूल एक्सेट्रा फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। पहली बात तो ये समझ लो कि इन्होंने सर्विस दिया नहीं, सर्विसेज लिया है, ठीक है। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, लिटिल मिलेनियम हैज टेकन अ सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन periodicals फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। हायर चार्जेस फॉर बसेस यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ and their residents to institute and back. Catering service for running a canteen in campus for student. Security and housekeeping services for the institute. आगे नीचे क्या दिया देखते हैं। With the help of above details, determine amount of GST payable, if any, if any, ignoring ITC provision on goods and services received during April to September by various education institutions run by चाणक्य Academy. यानी उन्होंने जितना सर्विसेज परचेसेस किया उस पे आप कितना टैक्स दिया होगा वो निकाल के बताओ। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल। रेट ऑफ जीएसटी 12%, कैटरिंग सर्विस 5% एंड अदर सर्विसेज 18%। गुड्स होगा तो 12, कैटरिंग होगी तो 5, अदर सर्विसेज 18%, ठीक है। अब मैं आपका ध्यान जो है यहाँ पे अप्रोच टोटली अलग है। ये देखो, सर्विस प्रोवाइडेड टू एनी स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ एग्जाम्प्ट है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन एग्जाम्प्ट है, पर सर्विस प्रोवाइडेड बाय, ये पूरा क्वेश्चन सर्विस प्रोवाइडेड टू पर है। इसमें इनका जो किट है, किट तो ईआई में आता है, पहले तो ये लिख दो, किट जो है ईआई में आता है और वो कॉलेजेस वगैरह में आ रहा है। लिटिल मिलेनियम स्कूल में आता है,
ये स्कूल में आ जाता है। उसके बाद में ब्राइट माइंड, ये प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखना, राइटिंग प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन है। ओके, लिख कर देखना। ओके, प्री कोचिंग और स्प्रिंग मॉडल ये भी स्कूल में आ जाता है। तो स्कूल वाले दो हुए, एक कॉलेजेस वाला हुआ, एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ। ठीक है, पहला सर्विस लिया इन्होंने प्रिंटिंग सर्विस, और प्रिंटिंग द क्वेश्चन पे हमने क्या देखा, टोटल जहां तक देखा जाए 5 ही सर्विसेज अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेती है तो एग्जाम, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी, ट्रेनिंग, हाउसकीपिंग, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जाम। इसके अलावा कोई भी सर्विसेज लेती है तो टैक्सेबल, इन सिंपल वर्ड। ओके, अब अगर आप ये देखते हो तो सर्विस इन रिलेशन टू, मैं आपका ध्यान होगा, सर्विस इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए आप कोई भी सर्विसेज ले तो वो सिचुएशन में एग्जामिशन मिलेगा। तो यहाँ पे प्रिंटिंग सर्विस ये जो ली गई, ये क्वेश्चन पेपर के लिए ली गई। अगर प्रिंटिंग सर्विस ली गई और ये क्वेश्चन पेपर के लिए ली गई तो वो केस में इसको यहाँ इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रूव कहा जाएगा। और ये ओके, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में ये कोई भी लेता है तो एग्जाम, लेकिन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आना चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अगर ये हिट लेता है तो एग्जाम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। लिटिल मिलेनियम ने लिया ही नहीं, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस ने लिया तो वो टैक्सेबल, वो टैक्सेबल है बेटा। ठीक है, यहाँ पे वो टैक्सेबल है, क्यों, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग, स्प्रिंग मॉडल स्कूल है और ये सर्विस कोई भी लेता है तो एग्जाम्प्ट है, इसलिए स्प्रिंग मॉडल तो ये जो है यहाँ एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ये पहला पॉइंट समझा क्या बेटा? ये क्वेश्चन आएगा तो 14 मार्क्स के लिए आएगा अगर आया तो। ओके, ये पहला पॉइंट समझा क्या आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया क्या? तो यहाँ पे इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जाम समझा होगा तो 1 टाइप करो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ लिखा है पेपर प्रोक्योर्ड, पेपर लिया मतलब गुड्स खरीदा। अगर यहाँ पे गुड्स खरीदा है, ओके, फॉर प्रिंटिंग द क्वेश्चन पेपर, अब आप कहोगे सर इट इज ऑल्सो इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन सिर्फ सर्विसेज पे है, गुड्स पे नहीं। अगर आपने सर्विस ली होगी इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन तो ही एग्जाम्प्ट है। ये केस में आपने पेपर खरीदा, गुड्स खरीदा, और अगर आपने गुड्स खरीदा होगा तो वो सिचुएशन में ये कंप्लीटली टैक्सेबल होगा, उसके लिए कोई एग्जामिशन नहीं। और गुड्स के लिए 5% का जीएसटी है, मतलब इस पे 5%, इस पे 5% और इसके 5%, 12% का जीएसटी है। तो आप 12%, 12% और 12%, ओके, तो आपको इसका जीएसटी पूरा देना पड़ेगा क्योंकि पेपर खरीदा है। उसके बाद में ऑनोरेरियम टू पेपर सेटर एंड एग्जामिनर, नॉट ऑन द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब ख्याल रहे, ओके, इवन दो, हाँ, ये सर्विस ली गई पेपर सेटर की, अगर पेपर सेटर की सर्विस ली गई तो ये भी इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा और इसको एग्जामिशन मिल जाएगा। ओके, अगर ये किट नहीं लिया होगा, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लेता है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाता है। ये थर्ड नंबर समझा क्या? 2 और थर्ड समझा क्या? अगर समझा होगा 2 एंड 3 टाइप करो, समझा होगा तो 2 एंड 3 टाइप करो फटाफट। यस, डू इट फास्ट। उसके बाद में रेंट फॉर एग्जाम सेंटर्स टेकन ऑन रेंट लाइक स्कूल एक्सेट्रा फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। हमने रेंट फॉर एग्जाम सेंटर टू टेकन ऑन रेंट लाइक स्कूल्स फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। फिर से बात यहाँ पे कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, हमने क्या किया, आप कोई भी सर्विस लेते हो इन रिलेशन टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मैंने क्या समझाया था, अगर एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा तो आपको एग्जामिशंस मिल जाएंगे, इसके अलावा कोई अगर सर्विस होगी तो टैक्सेबल होगा। ओके, तो स्कूल चलाने के लिए अगर आप रेंट पे प्रीमाइस लेते तो टैक्सेबल होता, पर इसको एग्जामिशन क्यों मिलने वाला है पता है क्या? क्योंकि आपने फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन लिया। अगर आपने फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन लिया और किट ईआई में आता है और ये एग्जामिशन सबको अप्लीकेबल है इसलिए एग्जाम, लेकिन ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आता है 1 लाख रुपया तो टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ
सब्सक्रिप्शन फॉर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स, अगर आपको याद होगा तो ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स सिर्फ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करती है उनको एग्जामिशन है और रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ होगा। इसमें ये एग्जामिशन सिर्फ किट को मिलेगा क्योंकि वही रिकॉग्नाइज है। अगर ये ऑनलाइन पीरियोडिकल जर्नल्स वगैरह स्कूल वगैरह होगा तो सारे केस में टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ओके, ऑनलाइन पीरियोडिकल जर्नल सिर्फ स्कूल के केस में एग्जाम्प्ट रहेगा, बाकी सारे केस में टैक्सेबल। ये समझ में आया पॉइंट नंबर 5? अगर समझ में आया तो ये कोई हायर चार्जेस फॉर बसेस यूज टू ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट एंड फैकल्टी फ्रॉम द रेसिडेंस टू द इंस्टीट्यूशन एंड बैक। जहां तक ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर आप लेते हो और ट्रांसपोर्ट सर्विस सिर्फ स्कूल लेता है तो एग्जाम फॉर स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, तो ये केस में ओके स्कूल लेता है तो यहाँ एग्जाम्प्ट रहेगा, यहाँ एग्जाम्प्ट रहेगा, बाकी दोनों केस में टैक्सेबल होगा। अगर आपको समझा होगा 6 नंबर समझ में आएगा तो 6 टाइप करो। ओके 6 नंबर समझ में आ गया तो 6 टाइप करो। चलो उसके बाद में नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैटरिंग सर्विस फॉर रनिंग अ कैंटीन इन द कैंपस ऑफ द स्टूडेंट। कैटरिंग सर्विस फॉर किट इंक्लूड सम ऑफ 60,000 फॉर कैटरिंग एज अ स्टूडेंट इवेंट ऑर्गेनाइज इन अ बैंकेट हॉल आउटसाइड द कैंपस। अगर कैटरिंग सर्विस स्कूल लेता है, सुनिएगा, कैटरिंग सर्विस स्कूल लेता है तो वो केस में ही एग्जम्प्ट होगा। ऐसे केस में यहाँ पे स्कूल ये एग्जम्प्ट रहेगा, ये एग्जम्प्ट रहेगा, और ये केस में तो पूरा ही टैक्सेबल होगा। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं कि किट ने दिया या किसने दिया, किट के आउट ऑफ कैंपस है, किट का तो पूरा ही टैक्सेबल होगा, सिर्फ स्कूल वालों को ही एग्जम्प्ट है। 7 नंबर समझ में आएगा तो 7 टाइप करो। 8 सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज, वो सिक्योरिटी हाउस कीपिंग सर्विस फॉर स्प्रिंग मॉडल इंक्लूड सम ऑफ 80,000 पेबल फॉर सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग एट द स्टूडेंट इवेंट ऑर्गेनाइज इन अ बैंकेट हॉल आउटसाइड द कैंपस। ओके ठीक है, पर अगर आउटसाइड द कैंपस भी होगा तो स्कूल को पूरा, जहाँ तक देखा जाए, एक मिनट, यहाँ ऑर्गेनाइज इन अ बैंकेट हॉल आउटसाइड द कैंपस है, ऐसे सिचुएशन में ये तो टैक्सेबल होगा, ये स्कूल एग्जम्प्ट है, ये टैक्सेबल होगा, और लास्ट वाला जहाँ तक देखा जाए 80,000 ओनली टैक्सेबल, बाकी एग्जाम। जो आउटसाइड द कैंपस है उतना ही टैक्सेबल रहेगा, बाकी एग्जम्प्ट रहेगा। ओके तो इस तरह से मैंने कवर किया। क्या राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कौन सी सर्विस किसको दिया तो एग्जाम्प्ट है, ये एक बार लिख के जरूर देखना। ओके ये क्वेश्चन बॉस मैं आपको यही कहूँगा, ये लिख के जरूर देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके आपके सारे जो डाउट्स हो गए कि स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विस लेता है तो कौन सी टैक्सेबल, इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमने खत्म किया। यहाँ पे ये लिख के देखो, रिमार्क्स नोट्स वगैरह, इस पे प्रॉपर प्रैक्टिस करो, इस पे प्रॉपर प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन। नाउ आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 कैसे क्या कहते देखो, explain in brief whether below mentioned independent case of supply of service provided are exempt and taxable under GST, providing various brief reasoning. पहला, Himalayan Wonders campsite registered entity under GST has fixed a various tent in Shimla for lodging purposes. Underline, for lodging purposes being offered to tourists and trekkers. The details of tent rented by Himalayan Wonders campsite on 8th December is under. आपको सिर्फ ये बताना है कि वो एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है। ठीक है, वंडर्स 8 दिसंबर एज एक्सेट्रा टेंट रेंडेड एंड अमाउंट, आपको कोई वैल्यूएशन नहीं करना है, आपको कोई जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिंपली ये बताना है कि वो एग्जम्प्ट टैक्सेबल है। अब ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो, क्योंकि टैक्सेबल है एग्जम्प्ट याद नहीं आता है। तो ऐसे केस में मैंने जो क्लास में पढ़ाई हुई टेक्निक यूज़ करना, कहीं मैंने कोई एग्जाम्शन में कवर किया है क्या? आपने क्लास में बाहुबली की तबीयत खराब हुई या पुष्पा सेक्टर देख लेना,
सेक्टर में हाँ एक है रेंटिंग वाला। अगर आपको एक रेंटिंग का चार्ट मैंने बना के दिया होगा, ओके, और आपको वो रेंटिंग वाला चार्ट याद होगा, तो रेंटिंग में हमने क्या देखा था, सर्विस क्या है, रेंटिंग, ओके, राइट, और यहाँ रेंट पे दिया जा रहा है, ओके, रेंट पे दिया जा रहा है। रेंटिंग सेक्टर में रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है। उसके बाद में रेंटिंग प्रेसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस होगा तो एग्जम्प्ट है, अप टू ₹1000 रूम होगी तो, सॉरी बिलो 1000 होगा तो, हॉस्पिटल में रूम रेंट पे दिया अमाउंट 5000 या उससे कम होगा तो एग्जम्प्ट है। तो इतना पड़ा था रेंटिंग सेक्टर, सेक्टर आपको याद आना चाहिए। तो बाकी टेंट वगैरह रेंटिंग में हमने कहीं नहीं पढ़ा था। इन शॉर्ट यहाँ पे टेंट रेंट पे दिए, इट्स नॉट अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। कि ये टेंट जो दिए गए, कि ये डेली बेसिस पे दिए, तो होटल, इन गेस्ट हाउस, टेंट वगैरह सारा टैक्सेबल होगा। दे आर नॉट रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। आपको क्लिक होना चाहिए, ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, मतलब ये टैक्सेबल है। ओके, ये टैक्सेबल है। तो इन शॉर्ट इसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्जामिशन ही नहीं है। ओके, एग्जामिशन इज गिवन टू रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। आप ये लिख सकते हो कि एग्जामिशन इज गिवन टू रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ओके, एंड टेंट इज नॉट अ ड्वेलिंग, हेंस ओके ये टैक्सेबल रहेगा। बाकी फालतू चीजें दी है, उन्होंने आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये टैक्सेबल या एग्जम्प्ट है, बस उससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। उसके बाद में फेबल्स इन्फोटेक्स एलएलपी, अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन हैदराबाद, ठीक है, एलएलपी है, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस हैदराबाद है। एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ नीता सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग एयर कंडीशनिंग मिनी वैन of 1 year for transportation of its female employee working at night shift to pick up designated spot 9 p.m. and from the office, drop from the office. Female employee were again pick up, okay, from office 6:30 every morning and except weekend drop back at the same spot. इतना बड़ा उन्होंने ये दिया है। सिंपल वे में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी और वो यहाँ पे उसके लिए बसेस प्रोवाइड किया जा रहा होगा, तो वो प्राइवेट बसेस है। ने क्या पढ़ा था, अगर गवर्नमेंट बसेस होती तो एसी क्लास टैक्सेबल, नॉन एसी क्लास एग्जाम, और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगा और एसी क्लास होगा टैक्सेबल। तो अगर आप देखते हो तो एयर कंडीशनिंग यूनिट प्रोवाइड किए गए, एयर कंडीशनिंग यूनिट प्रोवाइड किए, ये टैक्सेबल हो। सिंपल वे में ये टैक्स ट्रांसपोर्ट पैसेंजर सर्विस प्रोवाइडेड बाय नीता सर्विस टू एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में है, ओके, तो वो टैक्सेबल रहेगा यहाँ पे। तो नीता कैरेज जो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फेबल्स इन्फोटेक को, तो ये टैक्सेबल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, हम तुम सर्विस लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी provided catering services to Balijetan Anganwadi, an educational institution providing preschool education amounting to rupees 2,50,000 in the month of February. तो कैटरिंग सर्विसेज है और आंगनवाड़ी है, तो एक क्लैरिफिकेशन है। नॉर्मली आप अगर 3 सर्विसेज स्कूल को देते हो तो एग्जाम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, दूसरा कैटरिंग सर्विस इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम, और तीसरा यहाँ पे हाउस कीपिंग क्लीनिंग सर्विसेज। नाउ कैटरिंग सर्विस इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम अगर प्री स्कूल को भी दिया तो एग्जाम, आंगनवाड़ी प्री स्कूल में आता है। तो ये सीबीएसई का क्लैरिफिकेशन, इसलिए आंगनवाड़ी को अगर किसी ने कैटरिंग सर्विस दिया तो वो एग्जामिशन में रहेगा, तो यहाँ एग्जामिशन मिल जाएगा, यहाँ टैक्स नहीं आएगा। फिर वो कैटरिंग या मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट हो या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये केस में आप अगर देखोगे तो 4 केस में आपको एग्जामिशन मिल जाएगा, क्योंकि वो एजुकेशनल कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्री स्कूल, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा, तो यहाँ के एग्जामिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट, 50 वुमेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज परसुइंग टू डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्सेज participated in a leadership program, okay, leadership program designed specially for women for duration of 9 months by IIM. Now Bangalore, certificate to their participation was awarded for each of the them. नाउ एक सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन आया था, शायद आपके नोट्स में होगा, कि अगर आई एम कोई भी इंस्टीट्यूट, आई एम है, इंदौर है, अहमदाबाद है, वॉट एवर इट में भी, अगर वो ऐसे करिकुलम में एजुकेशन दे रही है जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ होगा तो उसको ही एग्जामिशन मिलेगा।
बहुत सी बार आईआईएम जो है शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज देती है जो नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज है और नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, तो ऐसे केस में इसको एग्जम्पशन मिलेगा। और फोर्थ केस में ये टैक्सेबल होगा, जीएसटी पेबल है क्योंकि नॉट अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ रहेगा। नेक्स्ट, Mr. Ashok rented his residential flat to his friend Dr. Kishore, who is not registered under GST for use of medical clinic at monthly rent 50,000। देखो एग्जम्पशन क्या है, अगर आपने अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है, मतलब फ्लैट वगैरह अगर रेसिडेंस के लिए दिया होगा और अनरजिस्टर्ड को दिया होगा तो एग्जाम, तो ऐसे केस में आपने अगर अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अनरजिस्टर्ड को दिया, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड को जो दिया है वो अगर आपने बिजनेस पर्पज या ऑफिशियल पर्पज किया हो तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, तो ये केस में जीएसटी आएगा। अब उन्होंने पूछा नहीं है कि फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं रिवर्स चार्ज तभी लगता है जब रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दिया गया है सर्विस, ये जो है अनरजिस्टर्ड को दिया है और सर्विस को एग्जम्पशन भी नहीं है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सर्विस को एग्जम्पशन भी नहीं है, तो ऐसे केस में ये टैक्सेबल होगा और ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल, आपको लिखना है तो वहां लिख देना कि ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल। देखो ये क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 30 पे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हो, अगेन देखो अगर एग्जामिशन सेक्टर वाइज याद रहे तो अच्छी बात है, और हाँ एग्जामिशन चैप्टर में कभी कभी ऐसा हो सकता है 1-2 मार्क का रिस्क होता है, सारे एग्जामिशंस याद नहीं आते हैं, पर 1-2 मार्क का रिस्क है, बाकी तो आपको बहुत सारे एग्जामिशन याद आ जाएंगे। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि अगर कोई एग्जामिशन होगा तो देंगे, नहीं तो टैक्सेबल। स्टेट वेदर सप्लाई फॉलोइंग सर्विसेज आर टैक्सेबल और एग्जाम, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको टैक्स नहीं निकालना है, वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बताना है कि टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट और उसके रीजन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू वेरियस इंडिविजुअल बाय इशूइंग ड्राइविंग लाइसेंस, यस, गवर्नमेंट की पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस, ओके, जो सर्विसेज है तो वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट की होगी, ओके, तो वो एग्जम्प्ट रहेगी, डेथ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, तो ऐसे केस में ये एग्जम्प्ट रहेगा। लिखना कैसे, आपको अमाउंट अमाउंट नहीं लिखना है, पर्टिकुलर टैक्सेबिलिटी और रीजन तो ये केस में ये एग्जम्प्ट रहेगा, ओके, और रीजन स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड, और क्या रीजन दोगे, स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड। उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय BIRAC अप्रूव्ड बायो इंक्यूबेटर्स टू इंक्यूबेट्स, ये भी एग्जाम्प्ट है, मैंने अदर रिलेवेंट एग्जामिशन में आपको ये एग्जामिशन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ थोड़ी रिस्क हो सकती है क्योंकि ऐसे छोटे छोटे मोर देन 100 एग्जामिशन है, याद आए तो ठीक, नहीं याद आए तो थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है, तो मैं खुद ही कहूँगा आपको एक आधे माह का रिस्क हो सकता है, तो ये एग्जाम्प्ट है, बायो इंक्यूबेटर रिकॉग्नाइज बाय BIRAC एग्जाम्प्ट है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रोपवे, अगर मेरा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको याद होगा तो रोपवे से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो टैक्सेबल होता है, ओके, रोपवे से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस याद करो, वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन याद करो, और रोपवे वाला होगा तो वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद में पहला हो गया, दूसरा हो गया, ओके, तीसरा हो गया, फोर्थ देखते हैं, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय हसन चौक पोस्ट ऑफिस टू वेरियस इंडिविजुअल्स वेयर द अमाउंट चार्ज डज नॉट एक्सीड 5,000 इन एनी केस। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ सर्विसेज एग्जम्प्ट है जो बेसिक सर्विसेज है, ओके, बट स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट जो है टैक्सेबल है, तो यहां दिया गया है एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट टैक्सेबल होगी, ये पब्लिक को दिया जाए या किसी को भी दिया जाए तो टैक्सेबल होगा। लेकिन हमने और एक एग्जाम्पशन देखा कि अगर आपका इनवॉइस वैल्यू 5,000 से नीचे होगा या अप टू 5,000 होगा तो फिर गवर्नमेंट जो सर्विस देगा उसको एग्जम्प्ट, लेकिन उसके एक्सेप्शन है, उसके एक्सेप्शन आपको मेरा चार्ट याद होगा, तो स्पेशल कैटेगरी, जो सर्विसेज स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सर्विस, या फिर आप कहो तो यहाँ पे वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विस या ट्रांसपोर्टेशन, इनको टर्नओवर बेस एग्जामिशन जो ओके हमने देखा था प्रीवियस फिनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड से नीचे होगा तो एग्जामिशन मिलता है, या 5,000 का बिल होगा तो एग्जामिशन मिलता है, ये इनको वो एग्जामिशन नहीं मिलता है, इसलिए इवन दो बिल अमाउंट 5,000 से कम होगा तो भी ये टैक्सेबल, आई रिपीट तभी ये टैक्सेबल रहेगा।
उसके बाद में एक्स लिमिटेड इज कवर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज सर्टिफाइड दैट द फैक्ट्री इज सेफ फॉर वर्कर टू कैरी देयर वर्क एंड चार्ज गवर्नमेंट अ फीस 10,000. ओके, जैसे हमने देखा था कि सेफ्टी गवर्नमेंट की, अगर सेफ्टी सर्विसेज होगी फॉर पब्लिक, या यहाँ पे कैलिब्रेशन सर्विस होगी, और वो सेफ्टी कैलिब्रेशन सर्विसेज गवर्नमेंट दे रहा है एज पर लॉ, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा. एक्स लिमिटेड ओन मोर फैक्ट्री अनदर प्लेस विच इज नॉट कवर्ड अंडर द फैक्ट्री एक्ट, वो फैक्ट्री एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो फिर वो एग्जम्पशन में नहीं रहेगा. ओके, इस बात का ध्यान रखना. तो एक आपका पहला जो फैक्ट्रीज एक्ट में कवर्ड है वो एग्जम्प्ट रहेगा, दूसरा आपका एग्जम्पशन में नहीं आएगा. नेक्स्ट, एक्सटर्नल असेट मैनेजमेंट सर्विसेज रिसीव्ड in relation to foreign exchange received by Reserve Bank of India from overseas financial institution. सर्विस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई एग्जम्प्ट है, सर्विस प्रोवाइडेड टू आरबीआई एग्जम्प्ट नहीं है. तो ऐसे केस में टैक्स आएगा. हाँ, इसमें हमने एक रिवर्स चार्ज देखा था. ओवरसीइंग कमेटी अगर कोई सर्विसेज देती है तो, और आरबीआई को देती है, तो रिवर्स चार्ज आता है. पर हमें रिवर्स चार्ज के बारे में नहीं लिखना है, हमें बस इतना ही लिखना है कि ये टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है. उसके बाद में रूम गिवन ऑन रेंट बाय होटल विच चार्जेस ₹500 पर डे पर रूम, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग उतना ही एग्जम्प्ट है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन. दूसरा, रेंटिंग में अगर आपको याद होगा मेरा चार्ट, तो रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस होगा तो अप लेस देन 1,000 एग्जाम. होटल में वगैरह जो दिया होगा तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, इसको कोई एग्जाम्शन नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है. उसके बाद में एडमिशन इन अ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, अगर आप एंटरटेनमेंट सर्विस देखते हो तो एडमिशन टू सर्कस, पैंजन, अवार्ड फंक्शन, ओके, हाँ, थिएटर परफॉर्मेंस होगा, उसको एग्जाम्प्ट है. सिनेमाटोग्राफिक फिल्म अगर पूरा एंटरटेनमेंट सेक्टर देखोगे तो कहीं पे भी एग्जाम्शन नहीं है. ओके, तो यहाँ पे टिकट 500 से कम हो या 500 से ज़्यादा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है. ओके, जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे 700 होगा तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल. अवार्ड फंक्शन और टिकट 500 से कम है, अगर आपको याद होगा तो अवार्ड फंक्शन है और टिकट 500 से कम है, तो वो केस में एग्जाम्शन रहेगा. तो 9 नंबर पर अगर आप देखोगे तो 9 नंबर पे एग्जाम्शन आपको मिल जाएगा. उसके बाद में नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडियन टूर ऑपरेटर टू मिस्टर बी, अ जापानीज नेशनल, फॉर अ टूर कंडक्टर इन यूरोप. अगर आप टूर ऑपरेटर सर्विस फॉरेन टूरिस्ट को दे रहे हो और टोटली इंडिया के बाहर दे रहे हो तो एग्जम्प्ट है, और पार्टली पार्टली दे रहे हो तो जो पार्टली इंडिया में दे रहे हो वो टैक्सेबल के लिए गवर्नमेंट ने फॉर्मूला भी दिया है, वो भी पढ़ के जाना, ये भी एग्जाम्शन में रहेगा. तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्शन वाला क्वेश्चन देखा. ठीक है, चलिए तो दोस्तों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे, विविध प्राइवेट लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट बैंगलोर. विविध प्राइवेट लिमिटेड, supplier of goods or service at Bangalore, registered in the state of Karnataka, having rupees 200 lakhs in last financial. टर्नओवर उस कर्नाटका का है, टर्नओवर 200 lakhs है. Has furnished following information for the month of June. ये अलग अलग इंफॉर्मेशन. जब भी क्वेश्चन ऐसा टेबल में दिया हो तो इसको कैसे रीड करना, तो पहले आप ऊपर पैराग्राफ देख लो, नीचे करना क्या है देख लो, और फिर टेबल में आना. compute gross GST liability ignoring ITC provision of विविध प्राइवेट लिमिटेड. आपको यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं बताना है कि वो एग्जम्प्ट या टैक्सेबल, आपको उसकी ग्रॉस लायबिलिटी कैलकुलेट करना है फॉर द मंथ ऑफ जून, assuming that above amount are exclusive of GST. Rate of GST wherever applicable is 18% unless otherwise mentioned. अब देखो यहाँ पे एक क्या है कि सर हम CGST SGST दो कॉलम बनाए या हम एक ही 18% का जी, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे प्रॉब्लम में जहाँ ग्रॉस रेट दिया और सिर्फ आपको ग्रॉस वर्ड निकाल लाइबिलिटी बोला, या CGST SGST और IGST हाँ बोला, बेटर वे ग्रॉस बेसिस पे भी GST नहीं चलेगा. तो ऐसे केस में वो क्या कह रहे हैं देखो,
पहला, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज ए पार्ट ऑफ रेसिडेंस। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाते हो, पॉज करके आप जरूर देखिएगा एग्जामिशन, तो आपको अभी दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आप पॉज करना, एग्जामिशन में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाना, उसमें एक प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह का एक कंस्ट्रक्शन एग्जाम था। अगर रेसिडेंशियल यूनिट होगा और ओरिजिनल प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओरिजिनल प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा और ओरिजिनल में कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन चार ही, और वो भी ओरिजिनल वर्क होगा और लेबर होगा तो ही एग्जाम है। तो ऐसे केस में जहाँ तक है, यहाँ पे कौन सा रिपेयरिंग लिया हुआ है, तो रिपेयरिंग लिया है तो रिपेयरिंग उसमें कवर्ड नहीं होता है। ओरिजिनल वर्क में चार ही आने चाहिए, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग। तो क्या ये टैक्सेबल रहेगा? तो यस बेटा, ये टैक्सेबल रहेगा। रीज़न क्या होगा? हाँ, रीज़न आपका ये होगा कि यहाँ पे हाँ, रीज़न ये होगा कि अब ये रीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट अगर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन के होंगे और ओरिजिनल वर्क के होंगे तो ये एग्जाम, तो ये रिपेयरिंग वर्क टैक्सेबल। फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग एकेडमी रन बाय विद प्राइवेट लिमिटेड। तो फीस मिला और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फीस मिला, और हमारी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस से हम ईआई में नहीं आते हैं, तो क्या ये भी टैक्सेबल रहेगा? यस। तो यहाँ पे ओके, इट्स नॉट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इससे 5,40,000 पे टैक्स आएगा एट द रेट 18 पर। यह आपका रीजन होगा। दूसरा, 4 buses each with a sitting capacity 72 passenger given on hire to state transport undertaking। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाओ, एक एग्जाम्शन मैंने लिया हुआ है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, और वो एग्जाम्शन मैंने ये लिया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का हायरिंग वाला। देखो वहाँ पे पॉज करके देख लेना, हायरिंग वाला एग्जाम्शन मैंने वहाँ पे लिया, और वो हायरिंग वाला एग्जाम्शन में ये दिया हुआ है कि अगर आप हायरिंग पे देते हो, एक ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग पे देते हो जहाँ सिटिंग कैपेसिटी 12 के ऊपर कोई मोटर व्हीकल देते हो, तो एग्जाम, तो यहाँ 72 पैसेंजर से सिटिंग कैपेसिटी 12 के ऊपर है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया, तो ये एग्जाम्शन में रहेगा। उसके बाद में रेंट पेड टू लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और प्रीमाइसेस। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अभी तक क्या था, ये आउटवर्ड था, ये आउटवर्ड था, ये आउटवर्ड था, यहाँ तक तो ठीक था, आउटवर्ड पे टैक्स आ रहा था। रेंट पेड किया, यहाँ क्लिक होना चाहिए। पेड मतलब आपने सर्विस ली, रेंट रिसीव्ड नहीं है, रेंट पेड वर्ड है, आपने सर्विस ली। तो रेंट पेड टू लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और द प्रीमाइसेस टेकन ऑन रेंट, प्रीमाइसेस टेकन ऑन रेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग एकेडमी। तो वो पूछ क्या रहे आपको, आपको वो पूछ रहे ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी निकालो और आईटीसी के प्रोविजन इग्नोर, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी क्या? ये तो इनवर्ड है, इनवर्ड है तो आपके ऊपर तभी आ सकता है जब आरसीएम में होगा। वेरी गुड, तो आरसीएम देखते हैं हम यहाँ पे। अगर लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब लोकल अथॉरिटी ने कोई भी रेंटिंग बिजनेस एंटिटी को दिया, बिजनेस एंटिटी को दिया, तो वो केस में आरसीएम लगता है। और रेंटिंग में अगर आपको याद होगा रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रिवर्स चार्ज है, और अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज। इवन केस में विविध प्राइवेट लिमिटेड का टर्न और रजिस्टर्ड अंडर कर्नाटका है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इनको रेंटिंग सर्विस दिया, तो ये टैक्सेबिलिटी में आएगी और आरसीएम में आएगी, और आरसीएम ग्रॉस में आएगा, यानी आपका आउटवर्ड और इनवर्ड। इसलिए यहाँ पे 2 कॉलम बना है, एक फॉरवर्ड चार्ज वाला और एक रिवर्स चार्ज वाला। तो ये रेंट वाला एलिमेंट जो है रिवर्स चार्ज में जाता है, और जीएसटी इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में आएगा, और आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आईटीसी का यहाँ प्रोविजन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जीटीए सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम जीटीए हु हैज ऑप्टेड, द गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम जीटीए हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर 12%। अगर जीटीए ने 12% वाला ऑप्शन लिया तो हमारे पे रिवर्स चार्ज नहीं है, इसलिए इसका टैक्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है।
तो इसका टैक्स नील आएगा। अगर आप आंसर देखोगे तो इसका टैक्स नील आएगा। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब देखो ये इनवर्ट था, ये इनवर्ट था, सडनली आउटवर्ड पूछ लिया, बहुत ही मिक्स प्रॉब्लम पूछा उन्होंने। ओके, आरटीपी में तो ये अब आउटवर्ड पूछ लिया सडनली। तो फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ये पहले एग्जाम था, अब ये टैक्सेबल है। तो फ्यूमिगेशन सर्विस आपने वेयर हाउस में दी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो नाउ इट इज टैक्सेबल, पहले एग्जाम था। हाँ, एक फ्यूमिगेशन सर्विस एग्जाम है इफ इट एट एन एग्रीकल्चर फार्म होगा तो, अगर एट एन एग्रीकल्चर फार्म होगा तो वो एग्जाम है, अगर वेयर हाउस में होगा तो टैक्सेबल है। उसके बाद में सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मीटर कैब प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ, तो ये केस में ईसीओ टैक्स देगा। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है सेक्शन 9(5) के हिसाब से अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया तो ईसीओ टैक्स देगा। ये केस में भी ये टैक्स नहीं देगा जो सप्लायर है। तो यहाँ अगर केयरफुली आप देखोगे तो सबके रीजन मैंने दिए हैं और उनको फॉरवर्ड और रिवर्स में आपकी ग्रॉस लायबिलिटी निकाल के देनी। तो यहाँ पे सारे फॉरवर्ड वाले पहले ले लिए उन्होंने, इवन फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस आउटवर्ड है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस टू ईसीओ वो भी आउटवर्ड है, टैक्सेबल तो है पर इसके हाथ में नहीं, इसका टैक्स ईसीओ देगा। तो इसके रिमार्क्स अच्छे से पढ़ के जाना और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यानी आपको है सिंपल लेकिन इतना कंफ्यूज करेगा प्रेजेंटेशन में, इसलिए लिख कर देखना, ठीक है, ये लिख कर देखना। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा। मिस्टर नागार्जुन, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ चेन्नई, has received a following amount in respect of the activities undertaken by him during the month of September. Okay? नागार्जुन है, रजिस्टर्ड सप्लायर है चेन्नई का। बस अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी एज अ सिलेक्टर ऑफ नेशनल टीम, नो डाउट। तो ये एक टेबल दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे। नीचे दिया है ही रिसीव्ड द सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए फॉर बिजनेस एक्टिविटी एंड पेड फ्रेट 45,000, मतलब आरसीएम वाला है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी, आपको फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में दोनों मिला के क्या जीएसटी लाइबिलिटी निकाल के देना है। इग्नोरिंग आईटीसी प्रोविजन, Mr. Nagarjun for the month of September assuming that rate of GST wherever applicable is 18% except GTA जहाँ 5%. Working note should be part of your answer. All transaction related to above are interstate transaction and all exclusive of GST, मतलब interstate है मतलब IGST लगेगा, तो आपको फुल रेट से ही GST निकालना है। तो पहले केस में नो डाउट 50,000, अगर आपको याद होगा तो रिकग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को अगर हमने सर्विस दिया एज अ प्लेयर, एज अ टीम मैनेजर, अंपायर, रेफरी, तो उसको एग्जाम, एज अ सिलेक्टर होगा तो टैक्सेबल। ये केस में 50,000 का 18% के हिसाब से ओके टैक्स आएगा। ओनली रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर और प्लेयर ये टैक्सेबल है, और सिलेक्टर होगा तो सॉरी ये एग्जाम है, सिलेक्टर होगा तो टैक्सेबल होगा। दूसरा, कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अगर इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिल रहा है तो ये केस में यहाँ पे रिवर चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी टैक्स देगी, और रिवर चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी अगर टैक्स देगी तो नागार्जुन पे टैक्स नहीं आएगा। हम किसकी ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी निकाल रहे हैं? नागार्जुन की। ऐसे केस में कमीशन जो है ओके, यहाँ पे द टैक्स इज पेबल बाय रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस दैट इज इंश्योरेंस कंपनी, इसलिए यहाँ पे टैक्स नील आएगा। वैल्यू लिखो तो भी टैक्स नील निकालना, वैल्यू नील लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप वैल्यू लिखते हो तो भी टैक्स नील आएगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने वैल्यू लिखा पर टैक्स नील लिखा, ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट चार्ज एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू अर्बन ब्रांच ऑफ नेशनलाइज बैंक विद रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट। बिजनेस फैसिलिटेटर अगर सर्विस दे रहा है बैंकिंग को तो रिवर्स चार्ज है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर बैंक को सर्विस देता है तो वो जो है टैक्सेबल होगा। हाँ, एजेंट अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज। ये केस में एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट ये सर्विस दे रहा है तो ये केस में टैक्सेबल होगा, और वो भी अर्बन एरिया में दे रहा है। रूरल एरिया में दो तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अर्बन एरिया में दे रहा है तो टैक्सेबल होगा, और 15,000 पे यहाँ पे टैक्स आएगा। रीजन, सर्विस प्रोवाइडेड बाय बिजनेस टू बैंकिंग कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स इन रूरल एरिया होता तो एग्जम्प्ट होता, अगर ये अर्बन एरिया में तो टैक्सेबल है और रिवर्स चार्ज में नहीं, या फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स। उसके बाद में नेक्स्ट, अमाउंट चार्ज
वो तो हो गया। सर्विस ऑफ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, सर्विस टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन। एग्जाम्शन क्या है? सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन एग्जाम। सर्विस टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन ये टैक्सेबल और ये केस में टैक्स आएगा। ओके, तो 28,000 पे टैक्स आएगा। फ्यूनरल सर्विस तो नॉन सप्लाई, शेड्यूल 3 का सप्लाई। ही रिसीव्ड अ सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए, अनरजिस्टर्ड जीटीए से लिया तो ऑब्वियसली रिवर चार्ज आएगा, क्योंकि वो 12% के लिए ऑप्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि 12% के लिए ऑप्ट करता है तो फिर वो रजिस्टर्ड होता, तो रिवर चार्ज आएगा। और 45,000 पे 5% के हिसाब से आपको रिवर टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये ओके सॉल्व करके देखना है। ये आखिरी वाले जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करके देखो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, यहाँ पे ये क्वेश्चन